जब कोई इंसान हद से ज़्यादा डेस्परेट होकर किसी के पीछे भागने लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए जब मुझे पता चला कि जिस स्कूल ब्यूटी ने मुझे 99 टाइम्स रिजेक्ट किया था उसे असल में मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पसंद के लड़के से चेस किए जाने वाले प्रोसेस को एंजॉय करना चाहती थी, उसने मुझे बार बार रिजेक्ट किया। ये जानने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसे और भाव नहीं दूंगा और मैंने अपने प्रोफेसर को फॉरेन स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। जाने से पहले मैंने सोचा कि जो खत्म करना है उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। इसलिए मैंने लिन कैन्यू की बर्थडे पार्टी में उससे सारे रिश्ते तोड़ने का प्लान बनाया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो बर्थडे पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी और प्राइवेट रूम के अंदर से जानी पहचानी आवाजें आ रही। ल्यू चंचाओ अभी तक लेट कैसे है? कहीं वो कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहा? उसने पहले ही 99 टाइम्स प्रपोज कर दिया है और अब 100 टाइम होने वाला है। लिन कैन्यू, अब तो तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तुम भी तो उसे पसंद करती हो। अगर तुमने इस बार भी अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट किया तो हो सकता है वो सच में भाग जाए। उन लड़कियों की छेड़छाड़ सुनकर लिन कैन्यू बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। ल्यू चंचाओ मुझे बहुत पसंद करता है, वो कहीं नहीं भागेगा। जब वो नेक्स्ट टाइम प्रपोज करेगा तब मैं उसे हाँ कह दूंगी। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंट टोन सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं हो। लिन कैन्यू को चेस करने के इन 2 सालों में मैंने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी थी। मैंने बाकी स्टूडेंट्स के ताने और मजाक को इग्नोर किया और हर रोज उसे खुश करने के लिए नए नए तरीके आजमाए, लेकिन मेरे सच्चे प्यार का कभी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कई बार गिव अप करने का भी सोचा और न जाने कितनी रातें अकेले रोते हुए गुजारी, लेकिन अगले दिन मैं फिर से हिम्मत जुटाकर उसके पीछे लग जाता था। यहाँ तक कि उसके करीब रहने के लिए मैंने उस फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को भी लगभग छोड़ ही गया था, जिसे पाना बहुत मुश्किल था। जब तक कि उस दिन मैंने गलती से लिन कैन्यू का फोन नहीं देख लिया। तब मुझे पता चला कि लिन कैन्यू को भी मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। उसने मेरा कॉन्टैक्ट नेम डियर हस्बैंड सेव किया हुआ था और उसकी गैलरी में मेरी हजारों फोटोज थी। लेकिन ये जानने के बाद कि वो भी मुझे पसंद करती है, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आया और सब कुछ एक मजाक लगने लगा। मैं थक चुका हूँ, मैंने हार मान ली है। अब मैं बस जाना चाहता हूँ और लिन कैन्यू की दुनिया से हमेशा के लिए गायब होना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रूम के अंदर की बातें अचानक रुक गईं। सबने बड़ी चालाकी से मुंह घुमा लिया और दूसरी बातें करने लगे, जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। लिन कैन्यू ने भी अपनी ड्रिंक उठाई और गेम में शामिल हो गई। उसने एकदम कोल्ड सा फेस बना रखा था और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे मानना पड़ा कि उसकी एक्टिंग सच में कमाल की थी। पूरे रूम के लोगों के मुझे इग्नोर करने पर भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं चुपचाप जाकर कॉर्नर की एक खाली सीट पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक सब लोग आपस में बातें करते रहे और मजे करते रहे, लेकिन मैं वहीं बैठकर अकेले अपना फोन चलाता रहा, जैसे कि मैं वहां हूं ही नहीं। पहले जब भी लिन कैन्यू सामने आती थी तो मैं किसी भी तरह उसके पास जाने का मौका ढूंढता था और उसका अटेंशन पाने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता था। इस बर्थडे पार्टी के लिए भी मैंने उसे बहुत मनाया था और कई लोगों से सिफारिश करवाई थी, तब जाकर उसने मुझे इन्वाइट किया था। नॉर्मली जो चीज इतनी मुश्किल से मिले उसकी ज्यादा कद्र होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये रिलैक्स्ड एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसके बर्थडे की कोई परवाह ही नहीं। मेरा ये पहले से एकदम अलग और कोल्ड बिहेवियर देखकर लिन कैन्यू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसने छुप छुप कर मुझे कई बार देखा। बर्थडे सॉन्ग गाने और केक काटने के बाद जल्द ही गिफ्ट देने का टाइम आ गया। मैंने सबका वेट किया कि सब अपने गिफ्ट्स दे दें। फिर मैं आराम से खड़ा हुआ और अपने बैग से कैलेंडर निकालकर उसे दे दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे, क्योंकि वो कैलेंडर बस एक हाथ के साइज का था और उसमें सिर्फ 30 पेजेस थे। वो देखने में बहुत ही सस्ता लग रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने बस लिन चैनियो की तरफ देखा और आराम से कहा, लिन चैनियो, आज से तुम हर दिन इसका एक पेज फाड़ना। जब तुम आखिरी पेज पर पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा और वही मेरा तुम्हारे लिए लेट बर्थडे गिफ्ट है। ये सुनते ही उसके कुछ रूममेट जोर जोर से हंसने लगे। 100th टाइम प्रपोज करने का प्लान है क्या? तुम में सच में बहुत हिम्मत है। 2 साल हो गए और तुम अभी भी लगे हुए हो। तुम सच में चियानियो को बहुत पसंद करते हो ना? उनकी इन बातों को सुनकर लिन चियानियो ने भी यही सोचा कि ये 100th प्रपोजल का काउंटडाउन कैलेंडर है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया और फिर से अपना कोल्ड फेस बना लिया। मैंने बस ये कहा था कि जब तुम 100 टाइम्स प्रपोज कर लोगे तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पक्का हाँ कह दूंगी। मुझे पता था कि वो सब गलत समझ रहे थे। आखिरी पेज फाड़ने वाला दिन मेरे प्रपोज करने का दिन नहीं था, बल्कि वो दिन था जब मैं उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब होने वाला था। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस हल्का सा हंसा और बोला, लिन चियानियो, मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे हूँ लेकिन तुम्हें इंप्रेस नहीं कर पाया। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा आइडियल टाइप कैसा है। मेरे ये पूछते ही पूरा रूम शांत हो गया और सब उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखने लगे। लिन चियानियो ने मेरी तरफ घूर कर देखा, कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, मेरा आइडियल टाइप। उसने अभी बात शुरू ही की थी कि बंद दरवाजा अचानक खुला और सबका अटेंशन उस तरफ चला गया। सबकी नजरों के सामने जू यानशु एक बहुत ही ब्यूटीफुली पैक्ड बॉक्स लेकर अंदर आई। लिन चियानियो के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हैप्पी बर्थडे चियानियो। लिन चियानियो की नजरें इस विश के साथ जू यानशु पर टिक गई। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से टेबल को नॉक किया और अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए बोली, मेरा आइडियल टाइप बेशक एक चेयरफुल और क्लीन लुक वाला हैंडसम गाय है। दरवाजे से अंदर आते ही ऐसी बातें सुनकर जू यानशु के चेहरे पर खुशी आ गई। वो जल्दी से उसके पास गई, अपना केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट उसे दिया और उसे वहीं पर ओपन करने की जिद करने लगी। पल भर में ही सबका ध्यान भटक गया और किसी ने उस टॉपिक पर आगे बात नहीं की। उन दोनों को लोगों से घिरा हुआ देखकर मैंने कोई उदासी नहीं दिखाई, बल्कि मैं बहुत ही कामली वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया।
पूरी रात लिन चानियो जहाँ भी गई, जू यानशु हमेशा उसके साथ रही। वो दोनों हंस बोल रहे थे, एक दूसरे की ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे और एक ही केक का पीस खा रहे थे। मैं चुपचाप उनकी ये क्लोजनेस देखता रहा और मेरे दिमाग में कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हालांकि लिन चानियो किंगडा की स्कूल ब्यूटी है और उसके बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा लड़कों से दूर ही रहती है। उसका इकलौता एक्सेप्शन जू यानशु है, जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई है। वो उसके बिखरे बालों को सेट करती है, क्लासेस में उसके साथ बैठती है और उसका बैग उठाती है और उसके लिए दूसरे कॉलेजेस की लड़कियों से बैट लगाकर compete करती है। उसकी ये सारी स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे दिन में कांटों की तरह चुभती थी। लेकिन सच्चाई पता चलने वाले दिन मुझे समझ आया कि भले ही लिन चानियो और जू यानशु बचपन के दोस्त हों, लेकिन पहले वो इतने क्लोज नहीं थे। जू यानशु पूरा दिन लिन चानियो के पीछे घूमती थी, लेकिन उसने कभी उसे भाव नहीं दिया था। मेरी एंट्री के बाद ही उसने जानबूझकर मेरे सामने जू यानशु के साथ क्लोज होने का नाटक शुरू किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि मुझे जेलस फील हो और मैं उसे चेज करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हूँ। इसीलिए अब लिन चानियो को मेरे सामने ये सब नाटक देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा, खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे मुझे थोड़ा होश आया। मैंने अपने बैग से टिश्यू निकाला और चेहरे से पानी पोंछने लगा। मेरा चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने जू यानशु की वो अजीब सी ताने मारने वाली आवाज सुनी, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लोचेंजो, तुम इतने सालों से सिस्टर चियानियो के पीछे पड़े हो, लेकिन उसने कभी हाँ नहीं कहा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बेशर्मों की तरह इस बर्थडे पार्टी में भी आ गए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम बस एक सस्ते डेस्परेट इंसान हो। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं। मैंने बस उसे कामली देखा और पूछा, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? जू यानशु को मेरे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं, इसलिए वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है कि पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में क्या कहता है? 99 टाइम्स प्रपोज करने वाला डेस्परेट कुत्ता। आखिरकार तुम भी एक स्टूडेंट हो, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? कोई भी देखकर बता सकता है कि सिस्टर चियानियो मुझे पसंद करती है। तुम अपनी ये अंधी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते? उसका ये बदतमीजी भरा रवैया देखकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस अपनी नजरें उससे हटाकर उसके पीछे की तरफ कर ली और कहा, इससे पहले कि तुम और गालियां दो, अपने पीछे देख लो। मेरी नजर का पीछा करते हुए जू यानशु अजीब सा मुंह बनाकर पीछे मुड़ी और सामने दरवाजे के बाहर लिन चियानियो खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से वहां खड़ी थी और शायद उसने अभी अभी जो कुछ हुआ वो सब देख लिया था। ये सोचते ही जू यानशु अचानक घबरा गई। उसके चेहरे पर तुरंत वो बेचारी और मासूम सी एक्टिंग वापस आ गई और उसका सारा एटीट्यूड गायब हो गया। वो जल्दी से उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और घबराते हुए एक्सप्लेन करने लगी, सिस्टर चियानियो, आपने जो देखा वैसा कुछ नहीं है। ये लूचेंजू था। पहले इसी ने मुझे परेशान किया, लेकिन लिन चियानियो को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आंखों से जू यानशु को मुझे बेइज्जत करते देखा था, फिर भी उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा, फिर अपनी जैकेट उतारकर जू यानशु को पहना दी। बाहर बहुत हवा है, तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और वापस प्राइवेट रूम की तरफ मुड़ गए। जू यानशु ने भी इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की। ये देखकर कि लिन चियानियो को मेरे बेइज्जत होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जू यानशु का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने बहुत प्राउडली पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझे एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल दी। मेरा सिर नीचे था, इसलिए मैंने जू यानशु का वो ताना नहीं देखा। मैंने गीले टिश्यू को मोड़कर डस्टबिन में फेंका और मुड़कर सीढ़ियों से नीचे चला गया। सीढ़ियां एकदम शांत थी, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज आ रही। उस अंधेरे में जो कुछ भी अभी हुआ वो मेरे दिमाग में घूमने लगा और मेरे होठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। जब वो जू यानशु को जैकेट पहना रही थी तो उसकी नजरें साफ तौर पर मुझ पर टिकी थी, जबकि उसके मुंह से जू यानशु की फिक्र वाले वर्ड्स निकल रहे थे। मुझे मानना पड़ेगा, उसकी एक्टिंग स्किल्स सच में कमाल। अगर मुझे उसके छुपे हुए इरादों के बारे में पहले से पता ना होता तो शायद मैं सच में उसके धोखे में आ जाता। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और कैब्स लगभग बंद हो चुकी थी। सब लोग बार के दरवाजे पर ही फंस गए थे। लिन चियानियो ने अपने फैमिली ड्राइवर को बुला लिया और कहा कि वो जू यानशु को घर छोड़ेगी। इतनी रात हो गई है, सब जा चुके हैं और लूचेंजू को अकेले यहाँ कैब का वेट करना अच्छा नहीं लगेगा ना। लिन चियानियो ने ड्राइवर से छाता लिया और बोली, उसके पास पैर है, वो खुद चला जाएगा। ये कहकर उसने मेरे रिएक्शन की परवाह किए बिना जू यानशु को लिया और कार में बैठ गए। बारिश में दूर जाती उस स्पोर्ट्स कार को देखकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी कैब ऐप पर कैब ढूंढता रहा। ठंडी हवा में 2 घंटे से ज्यादा वेट करने के बाद जब बारिश थोड़ी रुकी तब आखिरकार एक ड्राइवर ने मेरी राइड एक्सेप्ट की। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने दरवाजे पर गया, पासवर्ड डाला और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वाला दरवाजा भी खुला। आगे से जल्दी आया करो, तुम्हारे दरवाजा खोलने की आवाज बहुत तेज है, मेरी नींद खराब होती है। मैंने देखा कि उसने अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। मुझे सब समझ आ गया और मैं मनी मन हंसा। मैंने बस यूं ही बोला और सीधा मुड़कर अपने रूम में चला गया। मैंने लाइट्स ऑन की और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैंने जूते चेंज कर लिए तब बाहर से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने कपड़े उतारे, एसी ऑन किया और ब्लैंकेट ओढ़कर सोफा पर लेट गया। ये अपार्टमेंट मैंने 6 महीने पहले स्पेशली तब खरीदा था जब मुझे किसी से पता चला कि लिन चियानियो अपने हॉस्टल से बाहर शिफ्ट हो गई है। उसे चेस करने के लिए मैं भी यहाँ मूव हो गया और उसका नेबर बन गया।
सुबह ब्रेकफास्ट देना, रात को गुड नाइट बोलना, हर रोज उससे मिलने के नए नए बहाने ढूंढना, ये सब मैं सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए करता था। लेकिन मैं उसकी कितनी भी परवाह कर लूं, वो हमेशा मुझे इग्नोर ही करती थी। लेकिन जब मुझे उसके सीक्रेट के बारे में पता चला, तब मुझे समझ आया कि वो हमेशा बस इग्नोर करने का नाटक कर रही थी। जैसे आज रात वो बहुत पहले घर आ चुकी थी। उसने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे क्योंकि वो मेरी सेफ्टी को लेकर परेशान थी, इसलिए वो सोई नहीं। लेकिन मुझे देखते ही वो जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैं उसके इस मुंह पर कुछ और दिल में कुछ वाले नाटक से थक चुका था और अब मैं उसके इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैंने अपना फोन निकाला, रियल एस्टेट ऐप ओपन किया और इस अपार्टमेंट की सेल लिस्टिंग डाल दी। क्योंकि मैंने जाने का फैसला कर लिया था, तो अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना ही सही था। अगली सुबह एजेंट घर चेक करने आई। मैं नींद में उठा, दरवाजा खोला और उसे घर की सारी डिटेल्स बता दी। सब देखने के बाद मैं उसे बाहर छोड़ने ही वाला था कि सामने वाला दरवाजा खुल गया। लिन चियान्यू कार की कीज लेकर बाहर जा रही थी। मेरे साथ एक अनजान औरत को देखकर उसकी भौएं अचानक सिकुड़ गईं। ये कौन है? ये मेरी कजन सिस्टर है, कुछ सामान देने आई थी। मैंने बिना किसी झिझक के झूठ बोल दिया। मेरे पास खड़ी एजेंट हैरानी से मुझे देखने लगी, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल थी, इसलिए उसने मेरा झूठ पकड़ा नहीं और एक बहाना बनाकर वहां से चली गई। मैं वापस रूम में गया, कपड़े चेंज किए और स्कूल जाने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, एलिवेटर के सामने कोई खड़ा था और रास्ता रोक रखा था। मैंने सिर उठाकर देखा तो वो लिन चियान्यू थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्या वो अभी बाहर नहीं जा रही थी? वो अभी तक गई क्यों नहीं? लिन चियान्यू ने मेरी आंखों में वो कंफ्यूजन देखा और थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए बोली, आज मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज वो एक अलग इंसान की तरह बिहेव क्यों कर रही है, तो मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन वो किसी बीमार इंसान की तरह मुझे ड्रॉप करने की जिद करने लगी। उसने बहुत से बहाने बनाए, लेट होने से लेकर रास्ते में पढ़ने तक। जब लगा कि वो एनवायरनमेंट सेव करने वाला बहाना भी देने ही वाली है, तो मैं उससे बहस नहीं कर पाया। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं मान गया। पूरे रास्ते हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। कार के अंदर एकदम सन्नाटा था। उसे मेरी बकबक सुनने की आदत थी। अब मुझे इतना शांत देखकर लिन चियान्यू को बहुत अजीब लग रहा था और उसके मन में एक हैरानी सी थी। ऐसा लग रहा था कि ये उसका वहम नहीं है। मैं इन कुछ दिनों में सच में बदल गया हूँ और ये बदलाव उसे अंदर ही अंदर घबरा रहा था। जब हम स्कूल पहुंचे, मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, बस थैंक यू कहा और पहले ही बाहर निकल गया। मैं तेजी से स्कूल गेट के अंदर गया और मैंने नोटिस किया कि वहां से गुजरने वाला हर इंसान मुझे एक बहुत अजीब नजर से घूर रहा है। यही लू चेंजू है। हाँ, वही जो ट्रेंडिंग टॉपिक में है। कितनी शर्म की बात है। ये अजीब बातें सुनकर मैंने जल्दी से अपना फोन चेक किया और मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स के भेजे हुए लिंक्स दिखे। मैंने लिंक ओपन किया और देखा कि किसी ने लिन ख्यानयू को चेस करने की मेरी पूरी कहानी गॉसिप पेज पर डाल दी थी और वो ट्रेंड कर रही थी। उस चिंग द डेस्परेट डॉग वाले टाइटल को देखकर मैं एकदम हैरान रह गया। उस टाइटल के अंदर सबसे पॉपुलर पोस्ट वही थी जिसमें मेरे लिन ख्यानयू को चेस करने के सारे किस्से डिटेल में लिखे थे। हर एक छोटी चीज लिखी हुई थी, यहाँ तक कि मेरे लव लेटर्स का कॉन्टेंट भी पब्लिक कर दिया गया था। दूर से मैंने देखा कि स्कूल नोटिस बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग जमा। उस बोर्ड पर मेरे लिखे हुए लव लेटर्स चिपकाए गए और वो भीड़ उन पर हंसते हुए मजाक उड़ा रही। अरे बाप रे, तुम्हारी आंखों में डूब जाना कितना क्रिंजी है। 99 लव लेटर्स। ये लव स्ट्रक लोग कितने डरावने होते हैं। क्या ये चिंगदा का नंबर 1 जीनियस नहीं है? ये इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है? ये बेइज्जती भरे ताने सुनकर मेरा दिल बैठ। मैं सीधा भीड़ के बीच घुसा और एक एक करके सारे लेटर्स फाड़ने लगा। जब मैं आखिरी लेटर फाड़ रहा था, तभी मेरे कानों में जू यानशु की तीखी और कड़वी आवाज, सिस्टर ख्यान्यू, लू चेंजू ने आपको इतनी बार प्रपोज किया है, आपको उसके लिए कितनी फीलिंग्स हैं? लिन ख्यान्यू की आवाज हमेशा की तरह एकदम ठंडी थी। उसने सिर्फ एक शब्द, जीरो। दोनों मेन कैरेक्टर्स को मौके पर देखकर और मुझे सरेआम इस तरह बेइज्जत होते हुए देखकर भीड़ की हंसी और भी तेज और बेकाबू हो गई। कुछ तमाशा देखने वालों ने जानबूझकर मुझे ताना मारते हुए पूछा, लू चेंजू, तुमने 99 टाइम्स प्रपोज किया और बदले में तुम्हें जीरो मिला, क्या तुम्हें और मेहनत नहीं करनी चाहिए? तुम्हारा नेक्स्ट प्रपोजल कब होने वाला है? हम सब भी देखने आएंगे और तुम्हें कुछ टिप्स भी देंगे, कैसा रहेगा? मैंने अपने हाथों में उन फटे हुए लव लेटर्स को कसकर पकड़ ली, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई। कुछ बातें मेरे होठों तक आईं और मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन चारों तरफ से मुझे घूरती उन नजरों को देखकर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने अपने हाथों में उन लेटर्स को हवा में ऊंचा उठाया जैसे कोई बैटल फ्लैग लहरा रहा हो और जोर से अनाउंस, ठीक है, 100वां प्रपोजल। स्कूल के सेंट्रल स्क्वायर में 3 दिसंबर की सुबह 9 बजे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इसे देखने के लिए इन्वाइटेड है। ये कहने के बाद मैंने परवाह नहीं की कि वहां खड़े लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। मैं अपना सिर ऊंचा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चला गया। उस सुबह मैं अपनी क्लासेस में नहीं गया। मैं वापस घर आ गया और मैंने अपने पास रखे उन सभी लव लेटर्स को एक एक करके फाड़ा, उन्हें जलाकर राख कर दिया और फिर फ्लश कर दिया। वीकेंड पर एक क्लब जो काफी टाइम से इनएक्टिव था, उसने अचानक मीटअप का मैसेज भेजा। मुझे वैसे भी अपनी क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन देनी थी, तो मैं वहां चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि लिन ख्यान्यू, जो कभी इन इवेंट्स में नहीं आती थी, वो भी आज हैरानी से वहां मौजूद। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा कॉर्नर में जाकर बैठ गया। मुझे देखते ही जू यानशु के कुछ दोस्तों ने नाटक शुरू कर। ख्यान्यू यहाँ आने के लिए कैसे मान गई? बेशक इसीलिए क्योंकि यानशु को पार्टी करना पसंद है। सब जानते हैं कि हमारी स्कूल ब्यूटी सिर्फ यानशु की बात मानती। मुझे उनके इन सस्ते नाटकों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैंने बस कुछ ऑरेंजेस लिए और उन्हें छील कर खाने। जब सब लोग जमा
हो गए तो प्रेसिडेंट ने गेम शुरू करने की अनाउंसमेंट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्ती खींचा गया और मुझे बिना मन के इस बोरिंग ट्रूथ और डेयर गेम को खेलना पड़ा। 7-8 राउंड्स के बाद आखिरकार लिन खयान यू हार गई। सब लोग एक्साइटमेंट भी चिल्लाने लगे। लिन स्कूल ब्यूटी को डेयर मिला है, कमरे में मौजूद किसी भी ऑपोजिट जेंडर को 3 मिनट तक किस करना। जल्दी बताओ स्कूल ब्यूटी ये डेयर पूरा करने के लिए किसे सिलेक्ट कर। मुझे पता था कि वो मुझे नहीं चुनेगी और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो किसे चुनती। मैं बस अपना सिर नीचे किए अपने हाथ में रखे डाइस के साथ खेलता रहा और बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक लिन खयान यू ने जू यानशु को चुना। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी जाएं। कमरे में घुप अंधेरा था और सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही। 3 मिनट बाद लाइट्स ऑन हो लिन कैन्यू आकर अपनी जगह बैठ गई, लेकिन जोयांशु वहीं खड़ी हैरान थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि लिन कैन्यू ने उसे किस नहीं किया था। मैंने बस एक नजर उसकी तरफ देखा, तभी प्रेसिडेंट ने नेक्स्ट राउंड शुरू करने को कहा। मैंने अपने हाथ की 3 डाइस बिना सोचे समझे फेंक दी। बदकिस्मती से तीनों डाइस पर एक आया जो सबसे लोवेस्ट स्कोर था। मैंने बिना कुछ कहे कार्ड्स के पाइल से एक कार्ड निकाला और वो वही सेम डेयर था, बिल्कुल सेम पनिशमेंट। पल भर में कमरे के सभी लोग एक्साइट हो गए और उनकी नजरें मेरे, लिन कैन्यू और जोयांशु के बीच घूमने लगी। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैं कुछ देख ही नहीं रहा। मैंने गेम का पॉइंटर घुमा दिया और वो मेरे सामने बैठी एक जूनियर गर्ल पर जाकर रुका। सबको लगा कि मैं पीछे हटने वाला हूँ। मैंने उस जूनियर से कहा, सॉरी, तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। वो जूनियर एकदम कंफ्यूज थी और बस खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक लिन कैन्यू झटके से खड़ी हुई और उसने अपनी चेयर को लात मारकर गिरा दी। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, उसने ठंडे स्वर में बात काटते हुए कहा, बहुत देर से खेल रहे हैं, मैं थक गई हूँ, अब ब्रेक का टाइम है ना। उसके रूममेट्स भी हाँ में हाँ मिलाने लगे तो प्रेसिडेंट को मजबूरन पनिशमेंट को होल्ड पर रखना पड़ा। ब्रेक के दौरान कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्हें भूख लगी। रूममेट्स तुरंत कमरे के लड़कों को नीचे खाने पीने का सामान लाने के लिए ले गए और उन्हें गए हुए 20 मिनट हो गए। उन्हें वापस आता ना देख प्रेसिडेंट और वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गेम कंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट की। मैंने अपना फोन नीचे रखा और चारों तरफ देखा। तब मुझे पता चला कि वो जूनियर वहां नहीं थी। सच कहूं तो लिन कैन्यू को छोड़कर वहां कोई भी लड़की नहीं थी। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि ये लिन कैन्यू ने जानबूझकर किया है, लेकिन मैं उसके प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैंने अपने सामने रखा 500 ml का ग्लास उठाया और सबकी तरफ इशारा किया। मैंने जिस पार्टनर को सिलेक्ट किया था वो जा चुका, इसलिए गेम के रूल्स के हिसाब से मैं ड्रिंक खत्म करके अपनी पनिशमेंट पूरी करूंगा। ये कहने के बाद मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूरा ग्लास एक सांस में खत्म कर दी। लिन कैन्यू को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे चुनने के बजाय ड्रिंक पीना चूज करूंगा। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से डार्क हो गया। उसने मेरी तरफ देखा जिसका चेहरा अब लाल हो रहा था और अपने हाथ में पकड़े डाइस को इतनी जोर से दबाया कि उससे आवाज आने लगी। आधे लोगों के चले जाने के बाद गेम में कोई मजा नहीं बचा था, इसलिए वो पार्टी वहीं खत्म हो गई। मैं नशे में झूमता हुआ सबके जाने का वेट करता रहा। फिर मैंने अपने बैग से क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन निकाली और प्रेसिडेंट को दे दी। दीवार के सहारे मैं नीचे जाने की कोशिश करने लगा। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि मुझे धुंधला धुंधला जोयांशु दिखाई दी। मैं उसे इग्नोर करके साइड से निकलने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। अभी लाइट्स ऑन होने के बाद तुमने मुझे उस अजीब नजरों से क्यों देखा था? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही सिस्टर कैनियो में मुझे किस नहीं किया, उसका भी एक रीजन था। वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। उसकी बातें सुनकर मेरी हंसी छूटने ही वाली थी, लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त मैं कुछ भी कहूं जोयांशु नहीं समझेगी, इसलिए मैंने बस अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कहकर मैंने उसका हाथ छुड़ाया और जाने लगा, लेकिन जोयांशु ने मुझे और जोर से पकड़ लिया और लगातार मुझे गालियां देने लगी। हम दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। मेरे पैर वैसे ही लड़खड़ा रहे थे और उसके खींचने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं सीधा पीछे की तरफ गिरा और उन ऊंची सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया। जोयांशु भी घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो भी मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ऊपर से गिरने की आवाज सुनकर जो स्टूडेंट्स अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे वो तुरंत मुड़े और वापस भागे। हम दोनों को इतनी बुरी तरह घायल देखकर सब घबरा गए। आखिर में लिन कैन्यू ने किसी को कॉन्टैक्ट किया और हमें अपने फैमिली हॉस्पिटल भेज दिया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी हड्डी क्रैक हो गई है और अगर टाइम पर सर्जरी नहीं हुई तो मैं हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो सकता हूँ। जब से उसे पता चला कि हमें चोट लगी है, उसकी नजरें मुझसे एक पल के लिए भी नहीं हटी। मेरे पीले पड़े चेहरे और माथे से टपकते पसीने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मेरे दर्द को फील कर रही थी और उसका दिल भी दर्द से तड़प रहा था। ऑपरेशन थिएटर रेडी था, लेकिन हॉस्पिटल में अभी सिर्फ एक ही एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद था जो ये सर्जरी कर सकता था। लिन क्यून्यू को डिसाइड करना था कि पहले सर्जरी किसकी होगी। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा और मेरी नजरें भी उसी पर थी। मेरी उन आंखों में अब पहले वाला प्यार और पागलपन नहीं था, बस एक मरे हुए तालाब जैसी शांति थी। मेरी उस नजर को देखकर लिन क्यून्यू का दिल जोर से कांप उठा। मिस, प्लीज जल्दी डिसाइड कीजिए, पहले किसकी सर्जरी करनी है? मैं स्ट्रेचर पर अपने पीले पड़े चेहरे के साथ लेटा हुआ था। बेहोश होने से ठीक एक सेकंड पहले मैंने लिन क्यून्यू को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नाम लेते हुए सुना, जुयांशु। पहले जुयांशु को बचाओ। जल्दी ही डॉक्टर्स जुयांशु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तब तक एक दिन बीत चुका था। आंखें खोलते ही सबसे पहले मैंने अपने पैरों को हाथ लगाकर चेक किया। जब मुझे फील हुआ कि मेरे पैर अभी भी सही सलामत हैं, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। थैंक गॉड, मैं डिसेबल्ड नहीं हुआ। खबर मिलते ही
मेरे पेरेंट्स तुरंत आ गए और मुझे टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां वो मेरी देखभाल करने लगे। 2 घंटे बाद जू यांशु को मेरे ठीक सामने वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। लिन क्यून्यू खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आई। चेकअप्स में आसानी हो इसलिए दोनों वार्ड्स के दरवाजे खुले हुए थे और मैं सामने वाले वार्ड में जो कुछ भी हो रहा था वो सब साफ साफ सुन सकता था। जू यांशु दर्द से परेशान थी तो लिन क्यून्यू को अलग अलग बातों से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल का खाना उसे पसंद नहीं आ रहा था तो लिन क्यून्यू खुद घर जाकर उसके लिए लाइट और हेल्थी खाना बनाकर लाई। वार्ड में खाली बैठे उसे बोर फील हो रहा था तो लिन क्यून्यू उसके टाइम पास के लिए अलग अलग मजेदार चीजें लेकर आई। इन 10 दिनों में वो दोनों इतने क्लोज हो गए कि नर्सेज भी गॉसिप करने लगी कि क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को उनका होने वाला दामाद मिल गया है। मैं चुपचाप ये सब सुनता रहा और मैंने कोई दखल नहीं दिया, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि लिन क्यून्यू ये सब नाटक सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कर रही है। आखिरकार मैंने इस वार्ड का दरवाजा सैकड़ों बार बंद किया था, लेकिन हर बार दरवाजा बंद होते ही कोई नर्स चेकअप के लिए आ जाती। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं। डिस्चार्ज वाले दिन मुझे बेसमेंट पार्किंग में वो दोनों फिर मिल गए। मुझे आता देख लिन क्यून्यू ने व्हील चेयर पर बैठी जू यांशु को उठाया और कार में बिठा दिया। लू चेंजो, मैंने सुना है तुम क्यून्यू के घर के सामने ही रहते हो, चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था तो मैंने बिना सिर उठाए सीधा अपनी कैब में बैठ गया। जब कैब मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंची मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प लेने से मना कर दिया और अपनी क्रचेस के सहारे अकेले ही घर चला गया। एलिवेटर बेसमेंट 1 से फर्स्ट फ्लोर पर आई। लिन क्यून्यू जिसे जू यांशु को घर छोड़ने जाना था वो अचानक एलिवेटर के अंदर आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एलिवेटर 17 फ्लोर पर रुकी। लिन क्यून्यू दरवाजे के पास खड़ी थी और बाहर नहीं जा रही, इसलिए मुझे अपनी क्रचेस के सहारे थोड़ा घूमकर पहले बाहर निकलना पड़ा। मैं धीरे चल रहा था लेकिन मेरे पीछे आ रही लिन क्यून्यू मुझसे भी धीरे चल रही। मैं फील कर सकता था कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा मैंने पासवर्ड डालना चाहा लेकिन अचानक मेरी क्रच जमीन पर गिर गई। मुझे दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे झुकना पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी क्रच पकड़ी अचानक मेरे सामने एक परछाई सी आई। लिन क्यान-यू भी नीचे बैठ गई थी, शायद मेरी क्रच उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिली उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने खुले हुए शूलेस बांधने का नाटक करने लगी। मेरे चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। मैंने अपनी क्रच उठाई, धीरे धीरे खड़ा हुआ और रूम के अंदर चला गया। घर पर लंबे समय तक रेस्ट करने के बाद फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ गया। हालांकि मुझे जल्द ही विदेश जाना था लेकिन अब मैं थोड़ा चल सकता था, इसलिए मैंने एग्जाम पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन नहीं दी और एग्जाम देने चला गया। लेक्चर हॉल में बहुत सीढ़ियां थी और मेरे पैरों की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं बीच में फर्स्ट रो में बैठ गया। थोड़ी देर में लिन क्यान-यू जू यांशु को सहारा देकर अंदर लाई। मुझे देखते ही जू यांशु ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया कि उसके पैर में दर्द है और उसे फर्स्ट रो में ही बैठना है। लिन क्यान-यू उसे मेरे बगल वाली सीट तक ले आई और खुद दीवार के साथ वाली सीट पर बैठ गए। एग्जाम जल्द ही शुरू हो गया। जू यांशु ने वेट किया और जैसे ही टीचर आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरा उसने चुपके से पेपर की एक चिट मेरी डेस्क पर फेंक दी जो बीच के आयल से पार होकर मेरे पास आई। मेरा पेन पकड़ा हुआ हाथ रुक गया। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले ही टीचर मुड़ा और उसने मुझे डांट दी। एग्जाम से पहले ही मैंने बार बार कहा था कि मार्क्स कम आए तो चलेगा लेकिन कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। चीटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं और तुमने जानबूझकर ये गलती की है। लू चेन चाओ, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तब जाकर मुझे समझ आया कि यू यांशु का असली प्लान क्या था, लेकिन मैं चुपचाप ये इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और अपने डिफेंड में कहा कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। बदकिस्मती से सुबह ही टीचिंग बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, इसलिए क्लास का सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं था। यू यांशु के चेहरे पर हैरानी से खुशी में बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लिन क्यान-यू यू यांशु के बगल में बैठी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। टीचर भी किसी बेकसूर को सजा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत लिन क्यान-यू को आगे बुलाया। किंगडा की टीचिंग बिल्डिंग लिन फैमिली ने ही इन्वेस्ट की थी। लिन क्यान-यू को किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं और वो हमेशा फेयर रहती, इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच उसकी बात को बहुत अहमियत दी जाती। पूरी बात सुनने के बाद लिन क्यान-यू ने आंखें उठाकर मुझे देखा और फिर बहुत ही कामनेस के साथ बोली, जिसने चीटिंग की वो यू यांशु नहीं है। उसके ये कहते ही मेरे ऊपर लगा इल्जाम पक्का हो। लू चेन चाओ, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? तुमने चीटिंग की, उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और उल्टे अपनी क्लासमेट पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम सच में सुधरने वाले नहीं। तुम्हारे पिछले मार्क्स भी कहीं चीटिंग से तो नहीं आए थे? कुछ भी हो जाए इस बार मैं इसे पूरे स्कूल में अनाउंस करके तुम्हें पनिश करूंगा। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ की खाई में गिर गया। मुझे लगा था कि सही और गलत के बीच फैसले के वक्त लिन क्यान-यू हमेशा अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद वो यू यांशु को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। अब मैं कितनी भी सफाई दे दूं सब बेकार था। मैंने लिन क्यान-यू को गहरी नजरों से देखा और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। मेरी उन लाल आंखों को देखकर लिन क्यान-यू अचानक घबरा गई। वो बिना सोचे मेरे पीछे आई और मेरा रास्ता रोक। लू चेन चाओ, मुझे पता है इस मामले में गलती यांशु की थी, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में बातें बनाएं। उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं कहा, बस यू यांशु को डिफेंड करने में लगी हुई थी। मुझे तो शक होने लगा था कि उस दिन जो फोटोज मैंने देखी थी वो कहीं कोई सपना तो नहीं था, तो इसी वजह से तुमने मुझे फंसाने में उसकी मदद की। वो लोगों के ताने नहीं सह सकती लेकिन मैं सह
सकता हूँ, है ना? लिन चैन यू, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें 99 टाइम्स प्रपोज किया है तो मैं बहुत बेशर्म हूँ और मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये हालत देखकर लिन चैन यू की बाई आंख फड़कने लगी। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम है, क्रेडिट्स बाद में मेकअप किए जा सकते हैं। आज तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, मैं आगे चलकर उसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक करना? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती, फिर इसे कैसे ठीक करोगी? मेरा ये मजाक उड़ाने वाला टोन सुनकर लिन चैन यू का दिल बैठ गया और वो लगभग अपने दिल की बात बोलने ही वाली थी। किसने कहा मैं पसंद नहीं करती? ये बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसने जल्दी से खुद को रोका और कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हारे 100th प्रपोजल के दिन मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगी। लिन चैन यू बस यही कहने वाली थी कि वो मेरे प्रपोजल को पक्का एक्सेप्ट कर लेगी। पहले वो इतनी आसानी से अपनी फीलिंग शो नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बोला, तो फिर उस कैलेंडर के पेजेस फाड़ती रहो और आखिरी दिन का वेट करो। मुझे अपना हाथ पीछे खींचते देख लिन चैन यू भी हैरान रह गई और आखिरकार उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। ठीक है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं तुम्हें जरूर एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दूंगी। मेरे जाने से 3 दिन पहले वो अपार्टमेंट जो मैंने सेल के लिए डाला था वो बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई और मैंने तुरंत साइन कर दिया। मैं 3 दिन बाद शिफ्ट हो जाऊंगा। इन कुछ दिनों में मैं घर का सारा सामान साफ कर दूंगा और नया ओनर तब यहां आ सकेगा। एजेंट ने डेट्स नोट की और मैं उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया। दरवाजा खुलते ही लिन चैन यू 2 बैग्स लिए बाहर आई। उसने कुछ देर तक एजेंट को घूर कर देखा और फिर बहुत पोलाइटली कहा, गुड मॉर्निंग। एजेंट ने भी हैरानी में रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। एलिवेटर के नीचे जाने के बाद मैं मुड़कर अपने रूम में जाने ही वाला था कि अचानक लिन चैन यू ने मुझे रोक लिया और अपने हाथ में पकड़ा एक बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं बस वहां से गुजर रही थी, मैंने ये थोड़ा ज्यादा ले लिया है और मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगी, क्या तुम थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? मैंने उस बैग की तरफ एक नजर डाली। वो मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट्स थे। ये शॉप ईस्ट साइड में थी जहां आने जाने में 2 घंटे लगते थे और वहां 1 घंटे की लाइन में लगना पड़ता था। वो स्पेशली मेरे फेवरेट स्नैक्स खरीदने गई थी और फिर उसे मुझे देने का बहाना ढूंढ लाई। मैंने बिना कुछ कहे वो बैग ले लिया, लेकिन घर के अंदर जाते ही मैंने उस बैग को हवा में उछाल कर फेंक दिया और वो सीधा डस्टबिन में जाकर गिरा। जाने से 2 दिन पहले मैं प्रिंटिंग शॉप गया और मैंने हजारों रुपए खर्च करके 5 उंगलियों के साइज के 10,000 कार्ड्स प्रिंट करवाए। मैं अपने पुराने हॉस्टल गया और अपने रूममेट्स को एक काम दिया। मैंने उनसे कहा कि 3 तारीख को वो मेन बिल्डिंग की छत पर जाएं और इन कार्ड्स को पूरे स्क्वायर पर उड़ा दें। रूममेट्स को भी पता था कि हाल ही में क्या हुआ है। मुझे अभी भी हार न मानता देख वो सब मुझे समझाने लगे, चंचू रहने दो ना, लिन चैन यू ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम खुद को और क्यों तकलीफ दे रहे हो? हाँ यार, उसने सच में बहुत गलत किया है, तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती वो। हालांकि मैं मूव ऑन कर चुका था, लेकिन अपने दोस्तों को अपनी इतनी परवाह देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बस मेरे लिए वो कार्ड्स उड़ा देना। मैंने पहले ही एक क्लीनिंग कंपनी हायर कर ली है जो बाद में सब साफ कर देगी और मेरा प्रपोज करने का कोई प्लान नहीं है। मैं असल में हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनकर वो सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और मुड़कर वहां से चला गया। मुझे दूर जाते देखकर मेरे रूममेट्स ने कार्ड बॉक्स खोला और उसमें से एक कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लू चेनजियू अब कभी लिन शैनियो को पसंद नहीं करेगा। जाने से 1 दिन पहले मैं स्कूल गया और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद घर आकर पैकिंग शुरू कर। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए सिर्फ आधा साल हुआ था, इसलिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं, लेकिन जो था उसमें से ज्यादातर लिन शैनियो से जुड़ा। मैंने कुछ बॉक्सेस लिए और उन सब चीजों को उसमें भेज। वो स्कार्फ जिससे बुनने में मुझे आधा महीना लगा था, मैंने उसे उधेड़ कर सिर्फ एक धागे का गोला बना। वो सिरामिक वेस्ट जो उसने चैरिटी में दिया था और मैंने उसे बहुत मुश्किल से ऑक्शन में खरीदा। मैंने उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी। जो लव लेटर्स मैंने रातों को जागकर उसके लिए लिखे थे, मैंने वो सब पेपर श्रेडर बॉक्स डस्टबिन में। उन सारी चीजों के जाते ही मेरा और लिन शैनियो का सारा पास्ट खत्म। आखिर में घर में सिर्फ 2 कपड़े बचे। ये वही शर्ट और लूज ब्लैक जीन्स थी जो उसने उस दिन पहनी थी जब हम पहली बार मिले। मैंने माचिस जलाई और उन्हें जलाकर राख कर दी। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लिन शैनियो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। मैंने बहुत कामली उससे कहा, बस कुछ फालतू का कचरा साफ कर, और मुड़कर अपस्टेयर्स चला गया। अगले दिन सुबह होते ही मैं सामने वाले दरवाजे की आवाजों से उठ गया। मैंने नींद में अपनी आंखें खोली और टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया। तभी मैंने नोटिफिकेशन बार में लगातार आते हुए ढेरों मैसेजेस देखे। मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये सारे मैसेजेस 20 से ज्यादा लोगों के ग्रुप से आ रहे हैं। 1 साल पहले लिन शैनियो की पसंद जानने के लिए मैं चुपके से इस ग्रुप में जुड़ा था। मैं उस ग्रुप से लीव होना भूल गया और लिन शैनियो को भी नहीं पता था कि मैं उस इतनी सुबह सुबह जो लोग बातें कर रहे थे वो लिन शैनियो की हॉस्टल फ्रेंड्स थी। जैनियो इतनी जल्दी उठ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्साइटमेंट के मारे तुम रात भर सोई ही नहीं? ये भी कोई पूछने की बात। वो कल रात 11 बजे से ही तैयारी में लगी। क्या इस बार सच में तुम लू चेनजियू का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हो? यहाँ तक स्क्रॉल करने के बाद मेरे हाथ रुक गए। मैंने देखा कि नीचे लिन शैनियो ने एक लंबा सा मैसेज टाइप किया हुआ था। प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमारा साथ आना तो वैसे भी तय ही। अब ये फालतू के सवाल मत, मुझे ये बताओ कि आज कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगे, ये वाली या ये वाली?
वाली। उसके भेजी गई दर्जनों ड्रेसेस की फोटोज देखकर ग्रुप में खलबली मच गई। हे भगवान, इतनी सारी तैयारियां! क्या ये हमारी वही कोल्ड स्कूल ब्यूटी है जो लड़कों से दूर रहती थी? उन सब के रिएक्शंस के बीच लिन शैन्यू ने सिर्फ एक ही रिप्लाई की, मैं उसे बहुत पसंद करती और इस जिंदगी में मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। ये एक लाइन देखकर मेरी हंसी छूट गई और मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। उसका ये मुझे पसंद है वाला मैसेज देखकर मुझे ओ हेनरी की कहानियों की तरह एक बहुत बड़ा मजाक महसूस हुआ। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने 99 टाइम्स मेरा प्रपोजल रिजेक्ट और मुझे सबके सामने एक मजाक बनने। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए वो मुझे इग्नोर करती थी और जानबूझकर दूसरे लड़कों के क्लोज जाकर मुझे जेलस फील कराती। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने सच को झूठ में बदलकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरी सच्ची फीलिंग्स को पैरों तले रौंद दिया। अगर उसका प्यार ऐसा है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। ग्रुप चैट में मैसेजेस अब और तेजी से आ रहे थे। हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों ने वहां की कुछ फोटोज भेजी। अभी बस 7 बज रहे थे, लेकिन स्क्वायर में पहले से ही बहुत भीड़ जमा हो गई। सब मेरा 100th प्रपोजल देखने आए थे। जैन्यू जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रपोजल शुरू हो जाए और तुम जो मेन हीरोइन हो तुम्हें अंदर घुसने की जगह नहीं मिले। मैं ग्रुप से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा लिन चियनयू ने मुझे एक मैसेज भेजा था, मैं निकलने वाली हूँ और तुम? मैं भी निकलने के लिए तैयार हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं हमेशा के लिए निकलने वाला हूँ। मुझे अचानक ये देखने का बहुत मन हुआ कि ग्राउंड पर उन कार्ड्स को हवा में उड़ता देखकर लिन चियनयू का रिएक्शन क्या हो। जब उसे पता चलेगा कि मैं देश छोड़कर जा चुका हूँ तो उसे कैसा फील होगा। लेकिन अफसोस, मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा। आज के बाद लिन चियनयू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने आराम से अपनी पैकिंग खत्म की, मुड़कर उस खाली रूम को देखा और फिर अपना फोन निकालकर लिन चियनयू के सारे नंबर्स और अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ये सब करने के बाद मुझे इतनी शांति मिली जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। मैंने अपना सूटकेस उठाया, मुड़कर दरवाजे से बाहर निकला और अपनी एक नई और बेहतरीन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा। 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी। स्क्वायर में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आना पड़ा। नीचे इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर मेरे रूममेट्स हैरान रह गए और खुशी से बातें करने लगे। इतने सारे लोग, इसका मतलब है जो भी होने वाला है वो तुरंत पूरे स्कूल में फैल जाएगा। ये अच्छा ही है, वरना चैन झू के जाने के बाद भी लोग पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते रहेंगे। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि टाइम हो गया। 8:59 हो गए हैं। चैन झू पहुंच चुका होगा। जल्दी करो, जो कार्ड्स फेंकने वाले हैं और जो फोटोज क्लिक करने वाले हैं सब रेडी हो जाओ। हमें चैन झू के फ्लाइट में बैठने से पहले उसे ये नजारा जरूर दिखाना है। उनकी बात खत्म होते ही 9 बजे का अलार्म बज उठा। 2 लड़के राइट और लेफ्ट साइड में अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए और विंडो पर रखे उन कार्ड्स के ढेरों को हवा में उड़ा दी। पल भर में ही वो सफेद कार्ड 16 फ्लोर की छत से हवा में तैरते हुए नीचे गिरने लगे। स्क्वायर में खड़े किसी कमजोर नजर वाले स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा, देखो स्नो गिर रही है, और सबने अपना सिर ऊपर उठा लिया। जैसे ही वो कार्ड्स नीचे गिरने वाले थे, लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगाई, ये देखने के लिए कि आखिर उन पर क्या लिखा है। और स्क्वायर के बिल्कुल बीच में खड़ी लिन चियनयू भी अपना सिर उठाकर ऊपर देख रही थी। उसके साथ खड़ी लड़कियां भी इस नजारे को देखकर हैरान थी। वाओ, ये कितने सारे हैं, कम से कम 10,000 कार्ड्स होंगे। लू चेनझू ने सच में बहुत मेहनत की। अपनी सहेलियों की ये तारीफें सुनकर लिन चियनयू का दिल भी उम्मीदों से भर गया। उसने अपना हाथ ऊपर किया और एक कार्ड कैच कर ली। उसने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे पलटा, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखे वर्ड्स पढ़े, उसके चेहरे की स्माइल वहीं जम गई। उसके बगल में खड़ी सहेलियां उसे चिढ़ाने के लिए आगे आईं, लेकिन कार्ड पर लिखे वर्ड्स देखकर उनकी भी आंखें फटी रह गई और वो हकलाते हुए बोली, ये इम्पॉसिबल है, पक्का कोई गलती हुई है। वो उसे दिलासा देते हुए नीचे गिरे बाकी कार्ड्स उठाने लगी और लिन चेनयू को दिखाने लगी, लेकिन उन नए कार्ड्स पर भी बिल्कुल सेम चीज प्रिंट थी। लू चेनजू अब कभी लिन चेनयू को पसंद नहीं करेगा। अब सब लोग सच में घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी से अपने बगल में खड़े लोगों के हाथ से कुछ कार्ड्स छीन लिए, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद उनके दिलों का डर और बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये प्रपोजल है? ये क्या बकवास लिखी? कहीं किसी ने जानबूझकर गड़बड़ तो नहीं की है? वो लोग अभी भी बहाने बना ही रहे थे कि तभी भीड़ में खड़े बाकी लोगों के हाथ में भी कार्ड्स आ गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, लू चेनजू अब कभी लिन चेनयू को पसंद नहीं करेगा। अरे तो ये प्रपोजल नहीं था यार, सबको यहाँ बेवकूफ बनाकर बुलाया गया सिर्फ ये क्लियर करने के लिए। इतनी मेहनत से प्रमोशन किया, अब तो पूरे स्कूल को पता चल गया। लोगों की तेज होती इन आवाजों और बातों को सुनकर लिन चेनयू के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल जकड़ लिया हो। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सब कुछ ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी और डर साफ दिखा जा सकता था। स्क्वायर में खड़े हजारों लोग पंजों के बल उठकर उसका रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे और सबकी उम्मीदों के मुताबिक उसने अपने हाथ के कार्ड्स फेंक दिए और तेज कदमों से मेन बिल्डिंग की तरफ भागने लगी। तमाशा देखने वाले लोग भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगे। आखिरी कार्ड्स का बंडल नीचे फेंकने के बाद रूममेट्स भी जाने की तैयारी कर रहे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, सामने से लिन चैनयू आ गई। वो अपनी सहेलियों के साथ भागकर ऊपर आई और कुछ ही सेकंड्स में उनके पीछे तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ भी वहां आ गई। लिन चैनयू को देखकर रूममेट्स ने तुरंत उसे ताना मारना शुरू कर दी। ओहो, तो ये हमारी चिंगडा की स्कूल ब्यूटी है ना? क्या तुम कहती नहीं थी कि लू चेन्झो तुम्हारे लायक नहीं है? तो फिर तुम इस बोरिंग से तमाशे में हिस्सा लेने क्यों आई हो? उनकी ये तानेबाजी सुनकर लिन चैनयू के हाथ कसकर मुट्ठी बन गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा, क्या ये कार्ड्स तुम लोगों ने अपनी मर्जी से नीचे फेंके हैं? अपनी मर्जी शब्द सुनकर तीनों लड़के जोर से हंस पड़े। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ? ये सब लू चेन्झो ने बहुत सारे पैसे खर्च करके प्रिंट करवाए थे और बहुत मेहनत से स्कूल तक लेकर आया था। हम तो बस उसका आखिरी काम पूरा करने वाले मजदूर हैं। ये सुनकर
पीछे खड़े स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। लिन चैन यू को तो लू चेंजो पसंद नहीं था ना। अब जब उस लड़के ने हार मान ली है तो ये इतनी बेचैन क्यों हो रही? तुम्हें क्या पता, नॉवेल्स की लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि एक घमंडी लड़की का घमंड टूट गया है और अब वो अपने प्यार के पीछे भाग रही है। मुझे तो लगता है कि अगर वो अब रिग्रेट कर रही है तो वो इसी लायक है। जब उसने पहले 99 टाइम्स उसे इग्नोर किया तब वो क्या कर रही थी? लोगों की ये बातें लिन चैन यू के दिल में तीखे चाकुओं की तरह चुभ रही और उन्होंने उसके लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दी। इन 2 सालों में उसे लगा था कि वो मुझे पूरी तरह समझती है और मेरे थॉट्स और एक्शंस को इजीली कंट्रोल कर सकती, और आखिर हुआ भी वैसा ही। मेरे पिछले 99 प्रपोजल्स बिल्कुल वैसे ही खत्म हुए थे जैसे उसने सोचा था। उसे लगा था कि 100th टाइम सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरे और उसके बीच एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन जब उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह जीत चुकी है, मैंने पूरी दुनिया के सामने उसे सबसे बड़ा झटका दिया। अब वो पहले की तरह शांत और केयरलेस होने का नाटक नहीं कर पा रही। उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी। लू चेंजो कहाँ है? प्रेसिडेंट सू ने उसके चेहरे को देखा। उनके होठों पर मजे लेने वाली एक स्माइल आई और उन्होंने हाथ उठाकर चिड़िया के उड़ने का इशारा की। प्रपोजल खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है वो उड़ गया। लू चैन यू को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन आखिरी 2 वर्ड सुनकर उसके दिल की धड़कन कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई। उड़ गया का मतलब क्या है? अचानक उसके मन में एक बहुत बुरा ख्याल आया। उसने सामने खड़े लड़कों को धक्का दिया और छत की तरफ भागी। छत बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था और सीढ़ियों और एलिवेटर में लोगों की इतनी भीड़ थी कि मेरा नीचे जाना इम्पॉसिबल था। क्या लू चेंसो आज स्कूल नहीं आया था? ये एहसास होते ही वो बुरी तरह घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आखिरकार मेन बिल्डिंग में फंसी सारी भीड़ को बाहर निकाला। अपनी सहेलियों के सहारे लिन चैन यू नीचे आई। उसने देखा कि 7-8 स्वीपर्स जमीन से वो कार्ड्स साफ कर रहे थे। वो बिना कुछ सोचे नीचे झुकी और एक कार्ड उठाया जिस पर जूतों के निशान छपे थे। अब जब उसने उन वर्ड्स को देखा तो उसकी फीलिंग्स बदल चुकी थी। उसका गुस्सा और हैरानी अब एक कभी ना खत्म होने वाले डर और घबराहट में बदल चुके थे। कुछ नहीं होगा चैन यू, लू चेंजो ने ये सब पक्का उस सस्पेंशन वाले मामले के गुस्से में किया होगा। तुम वापस जाओ और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। अपने दिल की सारी बातें उसे बता दो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुम्हें पक्का माफ कर देगा। हाँ, उसने तुम्हें 2 साल चेज किया है और 99 टाइम्स प्रपोज किया है। इस बार वो पक्का बस ऐसे ही गुस्सा दिखा रहा है। तुम उसे थोड़ा सा मना लोगी तो वो मान जाएगा। हालांकि सब लोग उसे पॉजिटिव बातें बोलकर समझा रहे थे, लेकिन लिन चैन यू के सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि इस बार सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग है। वो अपनी उस घबराहट को रोक नहीं पा रही थी और उसे अपनी सहेलियों की बातें भी शोर लग रही थी। परेशान होकर वो सीधा कार ड्राइव करके अपार्टमेंट की तरफ निकल गई। वो मुझे ढूंढकर सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। 10:30 पर उसने अपनी कार पार्क की और जैसे ही सोसाइटी के गेट पर पहुंची, उसने डस्टबिन साफ करने वालों को देखा। अचानक उसे कल रात का वो सीन याद आ गया जब मैं जमीन पर बैठकर कुछ जला रहा था। उस वक्त भी उसे लगा था कि कुछ अजीब है, लेकिन उसने मुझसे पूछा नहीं। अब वो देखना चाहती थी कि आखिर मैंने क्या जलाया था, लेकिन गार्ड ने वहां नया डस्टबिन रख दिया था। क्लीनिंग ट्रक दूर जा चुका था, तो मजबूरन लिन चैन यू हाथ में वो कार्ड लिए ऊपर चली गई। एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही वो सामने रखे कुछ बड़े लगेज बॉक्सेस के कारण अंदर ही फंस गई। पास खड़े लड़के ने देखा कि वो बाहर नहीं आ पा रही है, तो उसने जल्दी से सॉरी बोला और लगेज हटाने लगा। लिन चैन यू ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई नया नेबर है जो पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि सामने वाला दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने हाथ उठाकर नॉक किया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। इस अजीब सन्नाटे की वजह से लिन चैन यू की भौएं सिकुड़ गईं। वो बस दरवाजा खोलकर अंदर देखने ही वाली थी कि पीछे से एक लड़के की आवाज आई, हेलो, मैं 1705 का नया ओनर हूँ, अभी शिफ्ट हुआ हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। 1705 सुनकर लिन चैन यू ने बिना सोचे दरवाजे की नेम प्लेट पर देखा। अगले ही पल वो एक मूर्ति की तरह वहीं जम गई। वो लड़का अपना लगेज लाते हुए बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, लेकिन लिन चैन यू ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो अचानक मुड़ी और उसकी नजरें उसके लेफ्ट साइड वाले दरवाजे पर टिक गई। 1705 का डोर नंबर, 1705 का नया ओनर, तो पुराना ओनर कहाँ गया? एजेंट ने बताया कि वो आज सुबह ही शिफ्ट हो गए। क्या आप उन्हें जानती हैं? क्या आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? ऐसा लग रहा था कि उन्हें जाने की बहुत जल्दी थी। उन्होंने इस अपार्टमेंट का प्राइस बहुत कम रखा था, तो मैंने जल्दी से इसे खरीद लिया। मैं उन्हें एक बार थैंक यू बोलना चाहता था। इन कुछ शब्दों ने लिन चैन यू का दिमाग सुन कर दिया। काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद उसे अचानक होश आया। वो साइड हुई और उसने उस आधे खुले दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। रूम पूरी तरह खाली था। कुछ फर्नीचर को छोड़कर वहां कोई भी पर्सनल चीज नहीं थी। वो कमरा एक नए घर की तरह एकदम साफ था। उस लड़के ने लिन चैन यू के पीले पड़ते चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी दांत दिखाते हुए हंस रहा था। साफ है ना? एजेंट ने बताया कि उस भाई ने 3 दिन तक सफाई की, क्योंकि सारा सामान ले जाना मुश्किल था, तो उसने बहुत सी चीजें फेंक भी दी। लिन चैन यू को याद ही नहीं था कि वो अपने घर वापस कैसे पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को दरवाजे के पास जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसके पैरों में कोई जान नहीं बची थी और वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। उसने अपना फोन निकाला, वी चैट पर मेरी प्रोफाइल ओपन की और कांपते हाथों से कुछ वर्ड्स टाइप किए। तुम यहाँ से शिफ्ट क्यों हो गए? जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, स्क्रीन पर एक लाल निशान आ गया। उस लाल निशान को देखकर उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए वहीं टिक गईं। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने कुछ और मैसेजेस सेंड किए, लेकिन हर बार वही सेम फेल्ड मैसेज की वार्निंग आई।
फोन की स्क्रीन को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो और उसकी सांस रुकने लगी। जैसे ही उसकी सांस रुकने वाली थी, फोन बजा। उसने अपना हाथ हटाया और फोन उठाया। तभी उसे अपनी रूममेट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। चिएनयू, गड़बड़ हो गई। लू चेंजू इटली चला गया है। मैंने अभी अभी नोटिस बोर्ड पर एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट में उसका नाम देखा है। ये बात लिन चिएनयू के दिल में किसी बिजली की तरह गिरी और एक तूफान ले आई। उसने कैबिनेट पकड़कर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके सुन्न पड़े पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो सीधे सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसका माथा दीवार के कोने से जोर से टकराया। वहां एक गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। पास गिरे फोन से घबराई हुई आवाजें आ रही। तुम्हें क्या हुआ है? हम अभी आ रहे हैं। लिन चिएनयू के पास अब इन बातों को समझने का टाइम नहीं था। उसने अपना हाथ उठाकर अपने घाव को दबाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग को चींटियां कुतर रही हों। वो नसों का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। वो सिकुड़कर गोल हो गई और उसके गले से दर्द भरी कराह निकलने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में बस वही एक लाइन चल रही थी जिसे उसने आज ना जाने कितनी बार पढ़ा था और जो उसके दिल पर छप चुकी थी। लू चेंजू अब कभी लिन चिएनयू को पसंद नहीं करेगा। लिन चिएनयू को बहुत गहरी चोट आई थी। किस्मत से उसकी जान बच गई, लेकिन उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि 3 दिन बीत चुके हैं। उसकी सहेलियों ने उसके बेड के पास खड़े होकर चैन की सांस ली और फिर उसे बताने लगी कि उसके बेहोश रहने के दौरान क्या क्या हुआ था। जो खबर उन्हें मिली थी उसके हिसाब से लू चेंजू 3 दिन पहले ही इटली पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक उसके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई थी। सुना है कि लिस्ट पब्लिक होने के बाद किसी ने स्कूल में उसकी कंप्लेन कर दी कि उसने अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में चीटिंग की थी, इसलिए उसका एक्सचेंज प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। अगर उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो उसे पक्का वापस आना पड़ेगा। चिएनयू, तुम टेंशन मत लो, वो कहीं भाग नहीं सकता। लिन चिएनयू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अभी इस शॉकिंग न्यूज से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। एक रूममेट भागकर दरवाजा खोलने गई और बाकी तीनों हैरानी से देखने लगी। उन्होंने देखा कि फेमस प्रोफेसर जांग बहुत गुस्से में अंदर आए। उन्होंने बेड पर लेटी लिन चिएनयू की तरफ एक नजर देखा। उनका वो बिना कुछ कहे डराने वाला ऑरा ऐसा था कि कोई उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। तुम ही लिन चिएनयू हो ना? सुना है चेंजू और जू यानचू वाले चीटिंग केस में तुमने ही गवाही दी थी। मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर रूममेट्स वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई और तुरंत वार्ड से बाहर चली गईं। धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखते हुए लिन चिएनयू ने हल्का सा अपना सिर उठाया। हाँ, मैंने ही गवाही दी थी। ये जवाब सुनते ही प्रोफेसर जांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, चेंजू ने मुझे बताया कि तुमने झूठी गवाही दी है। इतने बड़े मामले में तुमने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता भी है कि इसका उसके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऑफिशियल नोटिस आ गया और ऊपर से जो कंट्रोवर्सी तुम्हारे कारण इंटरनेट पर हुई थी उसे मिला दें तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या इन 2 सालों में उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हो? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर उन्हें सच बताओ। ये बातें सुनकर लिन चिएनयू का दिमाग सुन्न हो गया और उसका दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा। उस वक्त वो बस इस बात से गुस्सा थी कि मैंने क्लब पार्टी में उसे चूज नहीं किया था। वो बस मुझे माफी मांगने पर मजबूर करना चाहती थी, इसलिए उसने टीचर जाओ से झूठ बोला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हों। उसने अपने माथे की चोट की परवाह किए बिना स्ट्रगल करके उठने की कोशिश की ताकि वो प्रोफेसर जैंग के साथ स्कूल जाकर सच बता सके। जैसे ही वो दोनों वार्ड से बाहर निकले, हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। डॉक्टर्स उसे जाने नहीं देना चाहते थे और उसे समझाने लगे, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। प्रोफेसर जैंग ने पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड को कॉन्टैक्ट कर लिया था। लिन चिएनयू ने डिजाइन कॉलेज के डीन और टीचर जाओ के सामने मान लिया कि चीटिंग जो यानचू ने की थी। जो यानचू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक ऐसे पलट जाएगी। वो तुरंत घबरा गई और रोते हुए बोलने लगी कि उसने कुछ नहीं किया। टीचर जाओ को भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी गवाही ऐसे बदल देगी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर ट्रस्ट करें। लिन चिएनयू ने एकदम कोल्ड फेस के साथ अपना फोन अनलॉक किया और एक फोटो निकाली। ये एक लेटर है जो यानचू ने पहले मुझे अपने हाथों से लिखा था। थोड़ी देर में मेरे फैमिली मेंबर्स इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएंगे। आप इस लेटर की हैंडराइटिंग और उस चीट शीट की हैंडराइटिंग मैच कर सकते हैं। ये सुनकर जो यानचू फूट फूट कर रोने लगी। चिएनयू, मैं यानचू हूँ। क्या तुम भूल गई कि हम साथ बढ़े हुए हैं? ये मामला खत्म हो चुका था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लिन चिएनयू ने देखा कि इतने सॉलिड प्रूफ के बाद भी वो मुकरने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत आ गई। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैं बस पहले एक्टिंग कर रही थी। अब मेरा एक्टिंग करने का मन नहीं है तो जाहिर है कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके इतना कहते ही लिन फैमिली के लोग वो ओरिजिनल लेटर लेकर आ गए। जब एक एक लेटर मैच किया गया तो ये साफ हो गया कि चीट शीट पर हैंडराइटिंग जो यानचू की ही थी। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और पूरे स्कूल में सच अनाउंस करने का फैसला किया। क्योंकि इस इंसिडेंट का बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए जो यानचू को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और ये बात उसके परमानेंट रिकॉर्ड में डाल दी गई। जब सब कुछ सेटल हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था। लिन चिएनयू दीवार का सहारा लेते हुए बाहर आई और उसने प्रोफेसर जैंग को रोका। प्रोफेसर जैंग, क्या चेंजू को पता है कि यहाँ क्या हुआ? हालांकि मामला पूरी तरह से सॉल्व हो गया था, लेकिन
प्रोफेसर जैंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और वो अभी भी उससे चिढ़े हुए थे। वो लगभग एक्सपेल होने वाला था, तो उसे कैसे नहीं पता होगा? क्या तुम्हारे दिमाग में सच में चोट लग गई है? इस तरह डांट खाने के बाद लिन चियायू को और भी बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी कुछ पूछना चाहती थी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्या वो वापस आएगा? ये एक्सचेंज प्रोग्राम पूरे डिजाइन कॉलेज में सिर्फ एक ही था और चेंजू ने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया था। वो इटली में 3 साल तक अपनी स्टडीज पूरी करेगा और वापस आने के बाद उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। वो वापस क्यों आएगा? और वैसे भी क्विंगडा में तुम्हारे जैसे लोग हैं, अगर वो वापस नहीं आएगा तो कम से कम उसे तकलीफ तो नहीं सहनी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता कि वो इतना अंधा है कि तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद करेगा तो मैंने उसे उसी वक्त समझाया होता कि पार्टनर चुनते वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। जब मुझे प्रोफेसर जैंग का सब कुछ ठीक होने वाला कॉल आया, मैं बीच पर सन बात ले रहा था। मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर ने लिन चियायू से सच कैसे उगलवाया, लेकिन मैंने उन्हें दिल से थैंक यू कहा। प्रोफेसर जैंग ने मुझे कुछ और एडवाइस दी और फिर अपनी मीटिंग के लिए चले गए। मैंने अपने बगल में रखा जूस पिया और आराम से अपनी बीच चेयर पर लेट गया। 3 दिन पहले मैं इटली पहुंचा था और मेरा प्लान सीधा एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने का था, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरिफिकेशन के लिए चाइना कॉल किया और अचानक मुझे बताया कि मेरे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है और अभी प्रोसेस नहीं हो सकता। मैंने अपने रूममेट से पूछा, तब मुझे पता चला कि किसी ने छुपकर मेरी कंप्लेन की है। इसलिए मैंने प्रोफेसर जैंग को कांटेक्ट किया, उन्हें सारी बात बताई और उनसे हेल्प मांगी। हालांकि प्रोफेसर जैंग चिंगडा के बहुत रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, लेकिन मुझे पता था कि इस सिचुएशन को क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा और मैं किसी भी तूफान का सामना करने के लिए रेडी था। सच कहूं तो लिन चियान्यू से मिलने के बाद से मेरा स्ट्रेस सहने का लेवल बहुत बढ़ गया था। अब जब मैं एक्सपेल होने जैसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, तब भी मैं एकदम चिल था। यहाँ तक कि मैंने रातों रात ही फ्लाइट टिकट बुक की और वेकेशन के लिए बीच पर आ गया। अब जब सब कुछ सॉल्व हो गया था तो मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गया और सोचने लगा कि वापस जाकर अपने एडमिशन के बचे हुए काम कब पूरे करूं। मैं फ्लाइट सर्च कर ही रहा था कि तभी हॉस्टल ग्रुप चैट पर एक नोटिफिकेशन आया, चेंजू अभी लिन चियान्यू हॉस्टल आई थी और तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही थी। वो कह रही थी कि उसे माफी मांगनी है, लेकिन हम उसके धोखे में नहीं आने वाले, तुम टेंशन मत लो। हमने उसे एक नंबर भी नहीं दिया। तुम्हें नहीं पता वो अभी कितनी कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके सिर पर पट्टियां बनी हुई थी। सुना है कि वो पिछले 2 दिन से आईसीयू में थी। सच में कर्मा इज रियल, वो इसी लायक है। इन मजेदार बातों को पढ़कर मेरे दिमाग में तुरंत वो सीन आ गया जब लिन चियान्यू मेरा नया नंबर मांग रही होगी और उसे मना कर दिया गया होगा। मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई। मैंने ग्रुप में एक बड़ा सा रेड एनवेलप भेजा और लिखा, इन दिनों मेरी हेल्प करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया है। जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे और मैं चाइना वापस आऊंगा तो मैं आप सबको ट्रीट दूंगा और पर्सनली थैंक यू कहूंगा। मिलान वापस जाने की सबसे अर्ली फ्लाइट बुक करने के बाद मैंने अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। मैं उस सॉफ्ट बीच पर चलते हुए अपने होटल की तरफ जाने लगा। इस बार एडमिशन का प्रोसेस एकदम स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपने हाथ में ऑफिशियल स्टैंप लगे डॉक्यूमेंट्स और अपना नया स्टूडेंट आईडी कार्ड देखा और मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। क्या आप हॉस्टल में रहेंगे या अपना अपार्टमेंट ढूंढेंगे? मैंने पहले ही एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले क्राउडेड हॉस्टल्स में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आने से पहले ही स्कूल के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया था। मैं तुरंत अपना लगेज लेकर वहां चला गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने अपने सामने सीढ़ियां देखी और अपने भारी सूटकेस को उठाने की कोशिश की और एक लंबी सांस ली। मैं सोच ही रहा था कि क्या मुझे पैसे देकर किसी से हेल्प लेनी चाहिए कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे पास आई। उसने इंग्लिश में मुझसे पूछा कि क्या मुझे हेल्प चाहिए। मैंने जल्दी से सिर हिलाकर हाँ कर दी। उस खूबसूरत लड़की ने मेरा लगेज उठाने में हेल्प की और हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कर दिया था। मैंने थोड़ा झुककर उसे थैंक यू कहा, लेकिन उसने अपनी लाल हो चुकी हथेलियां दिखाई और मजाक करते हुए बोली, मैंने तुम्हारी हेल्प की है, क्या सिर्फ एक थैंक यू काफी होगा? अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हो? ये सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि मैंने अपनी पॉकेट्स में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई कार्ड नहीं मिला। मैंने बहुत सॉरी फील करते हुए कहा, सॉरी मेरे पास कार्ड नहीं है। तभी उसने पता नहीं कहां से एक पेन निकाला और अपना हाथ मेरे सामने कर दिया। प्लीज अपना फोन नंबर मेरे हाथ पर लिख दो। मैं कुछ सेकंड्स के लिए झिझका, लेकिन फिर मैंने पेन लिया और उसके हाथ पर अपना नंबर लिख दिया। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मैं कई दिनों तक बिजी रहा और आखिरकार मैंने घर को अच्छे से सेट कर लिया। रात को मुझे एक मैसेज मिला कि इस बैच के सभी इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग पूरी हो चुकी है और कल ऑडिटोरियम में एक वेलकम सेरेमनी होगी। मैंने टाइम नोट कर लिया और अगले दिन सुबह जल्दी घर से निकल गया। इन कुछ दिनों में जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं स्कूल में घूमता था, लेकिन स्कूल बहुत बड़ा था और सारी बिल्डिंग्स एक जैसी ही दिखती थी, इसलिए मैं रास्ता भूल गया। टाइम होने ही वाला था और मैं किसी से रास्ता पूछने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। एक अननोन नंबर था। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने पिक कर ली। मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा था कि ये किसकी आवाज है। मैं अभी कंफ्यूज ही था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिल्विया थी, वही खूबसूरत लड़की जिसने कुछ दिन पहले मेरी हेल्प की। वो स्माइल करते हुए मुझे हाय कह रही थी और उसका फोन अभी भी उसके कान पर था। तब मुझे समझ आया कि ये उसका नंबर था। मेरे चेहरे पर एक सरप्राइज भरा एक्सप्रेशन आ गया। हम दोनों एक साथ हंस पड़े। तुम कहाँ खोए हुए हो? मैंने सच सच बता दिया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। ऑडिटोरियम का नाम सुनकर उसने तुरंत कहा कि उसे भी वहीं जाना है और वो मुझे रास्ता दिखा सकती है। मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मुझे उस पर कोई शक नहीं हुआ। हम दोनों एक भूल भुलैया जैसे कॉलेज कैंपस में घूमते हुए हंसते बोलते जा रहे थे। करीब 10 मिनट चलने के बाद सिल्विया ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम पहुंच गए। मैंने अपना फोन निकालकर चेक किया और वो बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी एलुमनाई ने फोटो में भेजी थी। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर सिल्विया को थैंक यू कहा। ये वेलकम सेरेमनी 2 घंटे तक चली। जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर
आया तो मेरी कमर दर्द करने लगी। मैं सोच ही रहा था कि लंच कहाँ करूं, तभी अचानक मेरे सामने कोई आ गया। सिल्विया ने स्माइल करते हुए मुझे हाय कहा और मेरे लंच प्लान के बारे में पूछा। मैं खुद इस बात को लेकर परेशान था। उसने मेरी परेशानी समझ ली और एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करते हुए मुझे साथ चलने के लिए इन्वाइट किया। मैं मान गया और उसके साथ स्कूल से बाहर निकल गया। जब हम रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचे तब मैंने देखा कि ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। मेरी आंखों में थोड़ी हैरानी दिखी। क्या तुम मुझे चाइनीज फूड खिलाना चाहती हो? क्या तुम्हें ये खाना पसंद आएगा? मैंने सुना है कि तुम लोगों को यहाँ का खाना जल्दी सूट नहीं करता। मैं चाहती थी कि आज हमारा लंच बहुत अच्छा रहे और मैं भी चाइनीज फूड ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी केयरिंग होगी, इसलिए मैं उसकी बात टालना नहीं चाहता था। तो ठीक है, यही रेस्टोरेंट सही रहेगा। मैं भी यहाँ का होस्ट ही हूँ, तो ये मील मेरी तरफ से होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पहला चाइनीज फूड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। हम बातें करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गए और एक सीट ढूंढकर बैठ गए। सिल्विया के चीयरफुल और पुनाइट नेचर की वजह से हमारा लंच बहुत मजेदार रहा। हमने ईस्ट और वेस्ट के कल्चर डिफरेंसेस के बारे में बात की और स्कूल में होने वाली मजेदार चीजों पर डिस्कस किया। हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। लंच के बाद सिल्विया मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ने आई। जाते वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी सी। क्या मैं तुम्हें इस वीकेंड एक आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? वीकेंड पर मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं खुशी खुशी चला गया और सिल्विया के साथ एक गार्डन कैफे में बैठकर बातें करने लगा। झील के पास से सफेद कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और एक पंख धीरे से मेरे सिर पर आ गिरा। सिल्विया ने देखा और हंसते हुए उसे हटाने के लिए खड़ी हुई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत क्लोज हों। मैंने अपनी हंसती हुई आंखें ऊपर की और कहा थैंक यू। मैंने जैसे ही ये कहा मेरी नजर अचानक बाईं तरफ गई और मेरी आंखें वहीं जम गई। वो औरत जो दरवाजे पर खड़ी थी, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी और जिसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, वो मुझे लिन कियान यू जैसी क्यों लग रही थी? मैं उसे ध्यान से देख भी नहीं पाया था कि वो औरत गुस्से से मेरी तरफ आने लगी। उसने अपनी खून से लाल हो चुकी आंखों से नीचे रखे टेस्टी केक्स को देखा और उसकी नजरें हम दोनों के बीच घूमने लगी। ये कौन है? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे पक्का हो गया कि ये लिन कियान यू ही है। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे उसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे पता था कि एक न एक दिन वो मेरे पीछे इटली जरूर आएगी। आखिरकार लिन कियान यू की नजरों में मैं उसका एक ऐसा शिकार था जिसे वो आसानी से पकड़ सकती थी। वो मुझे अपनी नजरों से दूर भागने नहीं दे सकती थी। मैं उसे दोबारा फेस करने के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मैं एकदम शांत। मेरी नई दोस्त है, कोई काम है क्या? दोस्त? कैसी दोस्त? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? आखिरी कुछ शब्द लिन कियान यू ने दांत पीसते हुए कहे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी चोट के साथ हजारों मील दूर मुझे सब कुछ सच बताने आएगी और मुझे किसी और लड़की के साथ डेट करते हुए देखेगी। तुम्हें विदेश आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने नई लड़की ढूंढ ली। क्या तुम वो नहीं हो जिसने 2 साल तक मुझे प्यार किया और 99 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी? क्या ये तय नहीं हुआ था कि 100 टाइम हम साथ होंगे? वो अपनी बात से क्यों मुकर गया? तुमने अपने वादे तोड़ दिए। मैंने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। पुरानी बातें दोबारा छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पीछे भागना सच में कोई इज्जत की बात नहीं थी। अगर मैं भूल गया तो क्या हुआ? क्या मुझे भूल नहीं जाना चाहिए था? तुम्हारे पास इस खूबसूरत चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। क्या इसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरी इन बातों ने लिन कियान यू की बोलती बंद कर दी। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ शक था। चेंसू, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमने तो तय किया था ना। इन दिनों मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छी नींद ले रहा हूँ और तुम्हारी मेहरबानी से मेरे पास घूमने का भी टाइम है। लेकिन तुम्हारे अचानक आ जाने से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज इस कैफे से बाहर चली जाओ। सच कहूँ तो तुम मेरी और इस ब्यूटीफुल लेडी की डेट खराब कर रही हो। ये कहते वक्त मेरा टोन एकदम हल्का था, जैसे मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल बात हो। मेरे इस कोल्ड एटीट्यूड को देखकर लिन कियान यू का पहले से उतरा हुआ चेहरा और भी सफेद पड़ गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब सच में सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पहले मुझसे गलती हुई थी। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था। आई एम सॉरी चेंसू, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? उसके कांपते हुए हाथों को देखकर मैंने अपनी भौहें उठाई और ताना मारते हुए कहा, मैं स्कूल ब्यूटी की माफी डिजर्व नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। मेरी आंखों में ये डिटर्मिनेशन देखकर लिन कियान यू समझ गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत घबरा गई और उसने अनजाने में ही मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे चेहरे पर सिकन आ गई। सिल्विया को हम दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि हम बस दोस्त हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा हाथ लाल हो गया है तो वो जल्दी से खड़ी हुई और मुझे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लिन कियान यू के लिए ये एक खुला चैलेंज जैसा था। उसने बिना सोचे सिल्विया का हाथ झटक दिया। सिल्विया धक्का लगने से कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई। लिन कियान यू ने उसे बहुत ठंडी नजरों से घूरा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ खींचने लगी। सिल्विया ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। जब उसने देखा कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता तो उसने आकर सीधा लिन कियान यू के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया और अगले ही पल दोनों आपस में बुरी तरह लड़ने लगी। बहुत से कस्टमर्स डर गए कि कहीं उन्हें भी चोट ना लग जाए, इसलिए वो बाहर भागने लगे। सेकंड फ्लोर पर मौजूद ओनर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने आकर उन दोनों को अलग किया जो गुस्से में पागल हो चुकी थी और दोनों को पुलिस स्टेशन
ले गई। लिन कियान यू के सिर की पट्टी खुल गई थी, जिससे उसका वो भयानक घाव दिखने लगा था। उसे देखकर पुलिस को भी डर लग रहा था और उन्हें लगा कि सिल्विया एक बीमार इंसान के साथ मारपीट कर रही थी। सिल्विया बार बार खुद को डिफेंड कर रही थी और चोट खाई लिन कियान यू भी पीछे नहीं हट रही थी। वो जिद कर रही थी कि पहले सिल्विया ने हाथ उठाया था। दोनों काफी देर तक बहस करती रहीं। पुलिस के कान पक गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि किसकी गलती है। आखिरकार हार मानकर उन्हें इकलौते चश्मदीद गवाह यानी मुझसे पूछना पड़ा, क्या आप बता सकते हैं कि वहां असल में क्या हुआ था? ये सवाल सुनते ही दोनों तुरंत मुड़ी और बहुत उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उठाया, लिन कियान यू की तरफ इशारा किया और कहा, पहले इसी ने उसे धक्का दिया था। ये सुनकर लिन कियान यू वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तो बस उसे हल्का सा धक्का दिया था, पहले थप्पड़ उसने मारा था। चेन जो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बात यहीं रुक गई। लिन कियान यू के दिमाग की बत्ती जली और उसे एक झटके में समझ आ गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वो मुझसे बदला ले रहा था। वो चाहता था कि मैं भी बिना किसी गलती के झूठे इल्जाम सहने का दर्द फील करूं। ये बात समझ आने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पुलिस को चाइनीज समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुझसे ट्रांसलेट करने को कहा। मैंने सीधा सीधा हमारे रिश्ते से पल्ला झाड़ लिया। मैं सिल्विया के साथ लंच कर रहा था और ये अचानक वहां आकर तमाशा करने लगी। ये मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहती थी और फिर इसने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लिन कियान यू के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसने अपना मुंह खोला और एक बेजान फटी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम अब कभी मेरी साइड नहीं लोगे? मैंने तिरछी नजरों से उसे देखा और एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं हमेशा सिर्फ सच का साथ दूंगा। लिन कियान यू ने फिर भी हार नहीं मानी और एक और सवाल पूछा, अगर आज उसने मुझे पहले धक्का दिया होता तो क्या तुम तब भी सच बोलते? क्या ये भी पूछने वाली बात है? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हम इतने क्लोज हैं? सिल्विया अभी छोटी है और बहुत सेंसिटिव है। मैं जाहिर सी बात है अपनी दोस्त का ही साथ दूंगा। ये बात बोलकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसका रिएक्शन क्या था। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। मेरी गवाही और तुरंत मंगवाई गई सीसीटीवी फुटेज की वजह से सच जल्दी ही सबके सामने आ गया। एक फॉरेन नेशनल होने के बावजूद तमाशा करने के जुर्म में लिन कियान यू को हिरासत में ले लिया गया। मैंने सिल्विया के बाहर आने का वेट किया और उसे थैंक यू कहने के साथ साथ सॉरी भी कहा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि उसे इन छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे उसने कहा कि आज की डेट खराब हो गई, इसलिए वो अगले हफ्ते फिर से मिलना चाहती है। मैंने बहुत ध्यान से सोचा। हालांकि सिल्विया सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे लगा कि वो अभी उतनी समझदार और मैच्योर नहीं है। मुझे पता था कि लिन कियान यू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और मैं सिल्विया को इसमें घसीटना नहीं चाहता था और ना ही दोबारा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना चाहता था। मैं समझ सकता था कि सिल्विया के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन अब मैं इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेता, इसलिए आखिर में मैंने पोलाइटली मना कर दिया। अगले 15-20 दिनों तक मुझे लिन क्वान यू कहीं नहीं दिखी। मेरी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ गई। बाद में सिल्विया ने मुझे 2 बार और इनवाइट किया, लेकिन मेरे मना करने के बाद हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया। मुझे इस थोड़े टाइम के कनेक्शन के टूटने का कोई दुख नहीं। इस विदेश में मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी, इसीलिए मैं जल्दी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में मिक्स हो गया। जब मैं लिन क्वान यू नाम के इंसान को लगभग भूलने ही वाला, वो अचानक फिर वापस आ गई। वो स्कूल में गुलाब और गुब्बारों से भरी एक गाड़ी लेकर आई और मेरा रास्ता रोक लिया। चारों तरफ से लोग हैरानी से देख रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। लिन क्वान यू को मेरे एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे अपने दिल की बात कह दी, चेंजो, अगर मैं भी 100 टाइम्स तुम्हें प्रपोज करूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? अगर मैं कुछ महीने पहले वाला इंसान होता तो ये बातें सुनकर खुशी से रो पड़ता, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितना चीप ड्रामा है और कितने क्रिंजी डायलॉग्स हैं। उस वक्त मुझ पर कौन सा भूत सवार था कि मैंने सबके सामने इतनी बार उसे ऐसे प्रपोज किया था। उन पुरानी बातों को याद करके मुझे दुख नहीं होता, बल्कि खुद पर शर्म आती है कि मैंने ये सब कैसे किया। इस वक्त मेरे सामने खड़ी लड़की क्या कह रही थी, मैंने एक वर्ड भी नहीं सुना। काफी देर तक कोई जवाब ना मिलने पर लिन क्वान यू और घबराने लगी। वो बेचैन हो गई और टेंशन में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सीधा उसकी नजरों को इग्नोर किया, पीछे मुड़ा और दूर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर बुलाया, हाय गुचिंग शुए, गुसीची, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लिन क्वान यू ने मेरी नजरों का पीछा किया, तब उसे समझ आया कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। ये देखकर लिन क्वान यू का दिल जैसे जम सा गया। लिन क्वान यू, चेंजो। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि गुचिंग शुए नाम की वो लड़की मेरे पास आई। उसकी आवाज बहुत फ्रेंडली थी। हम कैंपिंग पर जाने का प्लान कर रहे हैं चेंजो, क्या तुम भी चलोगे? मौसम बहुत अच्छा था, वीकेंड का कोई प्लान नहीं था और सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं था, इसीलिए मैं तुरंत राजी हो गया। मैंने हंसते हुए उससे आज रात के प्लान्स के बारे में पूछा। हम दोनों ने लिन क्वान यू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बस आपस में बातें करते हुए कैंपिंग ग्रुप में शामिल हो गए। हम सबको दूर जाता देखकर लिन क्वान यू का चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुचिंग शुए को बहुत जलन और नफरत भरी नजरों से देखने लगी। लिन क्वान यू हमारे पीछे पीछे शहर से बाहर तक आ गई। नदी के उस पार से वो साफ देख सकती थी कि हमारे बीच क्या हो रहा है। 7-8 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे। वो हमारे बीच नहीं आ सकती थी, इसीलिए वो दूर से ही देखती रही, लेकिन मुझे जितना देखती उसका दिल उतना ही भारी होता जा रहा था। मैं जो कुछ भी कर रहा था, वो गुचिंग शुए नाम की लड़की हमेशा मेरे आसपास ही थी। मेरे और उसके बीच कभी भी 10 कदम से ज्यादा की दूरी नहीं हुई और हम लगातार करीब आ रहे थे। ये क्लोजनेस बाकी लोगों जैसी नॉर्मल नहीं थी। ये देखकर लिन क्वान यू की आंखें जलन से लाल हो रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आकर सीधा मुझे वहां से खींच ले जाए, लेकिन उसे अच्छे से पता
पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता और खराब हो, इसीलिए वो आग में घी डालने वाला कोई काम नहीं कर सकती थी। उसे अपने दिल को जला रही उन सभी फीलिंग्स को दबाना पड़ा और खुद को काम रहने के लिए मनाना पड़ा। उसने लगातार 6 घंटे तक सब कुछ बर्दाश्त किया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हमने बॉनफायर जलाई और बहुत मजे से पार्टी कर रहे थे। वहाँ बहुत शोर था और मुझे इतनी आवाज की आदत नहीं थी, इसलिए मैं ताजी हवा खाने अकेले नदी के पास चला गया। मौका देखकर लिन क्यानियो मेरे पास आ गई। चेंजो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मेरी टोन थोड़ी रूखी थी। सॉरी, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर मैं जाने ही वाला था कि लिन क्यानियो घबरा गई। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट थी, मुझे बस कुछ मिनट्स दे दो। चेंजो, कुछ बातें हैं जो मैं बहुत पहले से कहना चाहती थी। ये सुनकर मैंने आखिरकार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरा एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। बहुत पहले से क्या बात? कहीं ये वो बकवास तो नहीं कि तुम्हें मुझसे 2 साल पहले ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था? आखिरी बात कहते हुए मेरी आवाज में एक मजाक उड़ाने वाला टोन था। लिन क्यानियो को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो सुन्न पड़ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सीक्रेट जो उसने इतने अच्छे से छुपा कर रखा था वो मेरे मुंह से सुनेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कैसा फील कर रही है। मेरे चेहरे पर वो ताने वाली स्माइल और गहरी हो गई। लिन क्यानियो, जरा खुद सोचो, जो तुम बोल रही हो, मेरी बात छोड़ो, क्या कोई और इंसान, यहाँ तक कि तुम खुद भी इस बात पर यकीन करोगी? ऐसा कौन सा वन साइडेड लव है जो 2 साल तक एकदम परफेक्टली छुपाया जा सके? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने क्रश का प्रपोजल 99 टाइम्स सबके सामने कौन रिजेक्ट करता है? और हर मुश्किल और परेशानी के वक्त अपने पसंद के इंसान को बार बार दुश्मनों की साइड में कौन खड़ा करता है? क्या ये प्यार है? मुझे तो लगता है कि ये बहुत गहरी नफरत है। मेरे ये ताने सुनकर लिन क्यानियो का दिमाग सुन्न हो गया। उसने इन सब बातों को डिनाई करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक वर्ड नहीं बोल पा। उसके मुंह से बस कुछ बेजान शब्द निकले, नहीं चेंजो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे आसपास के सब लोग ये बात जानते हैं, वो सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। जब मुझे ही ये बात नहीं पता थी तो तुम किसे पसंद करती हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरे पर्सपेक्टिव से तुमने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ जो यानशु को ही पसंद किया है। तुम उसी के पास जाओ और उसे अपने सच्चे प्यार के बारे में बताओ। अपने दिल की बातें उससे शेयर करो। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और सच कहूं तो शुरू से लेकर आखिर तक तुम लोगों ने मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील कराया है। मेरे चेहरे पर वो साफ दिखने वाली नफरत लिन क्यानियो के बर्दाश्त के बाहर थी। उसकी बॉडी लगातार कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो जिद में अड़ी थी कि वो मुझे जाने नहीं देगी। मेरे पास उसके साथ बहस करने का पेशेंस नहीं था। मैंने सीधा अपना हाथ खींचा और मुड़कर जाने लगा। जैसे ही मेरे और उसके हाथ अलग हुए, उसे लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसके दिल में एक बहुत तेज दर्द उठा। उसके अंदर की सारी एनर्जी एक पल में खत्म हो गई और वो लड़खड़ाने लगी जैसे अभी गिर पड़ेगी। मैंने उसे बहुत खूबसूरती से इग्नोर किया और हल्के कदमों से वापस क्राउड के बीच चला गया। मुझे लगा था कि सारी बातें क्लियर करने के बाद लिन क्यानियो हार मान लेगी, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि इस इंसान के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। अगले कुछ महीनों तक मैं जब भी घर से बाहर निकलता वो मुझे 20 मीटर के अंदर ही दिख जाती थी। हर कुछ दिनों में वो कुछ न कुछ चीजें लेकर मेरे सामने आ जाती और कहती कि वो मुझे प्रपोज कर रही है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, मुझे तो काउंट भी याद नहीं रहा। उसकी इस पागलों वाली जिद पर मैंने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर मैं उसे इग्नोर कर सकता था तो इग्नोर कर देता, और जब हद पार हो जाती तो मैं पब्लिक न्यूसेंस के नाम पर उसे वहां से बाहर निकलवा देता। इन सब चीजों की वजह से पूरे स्कूल को लिन क्यानियो नाम के इंसान के बारे में पता चल गया था। सबको पता था कि वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए वो जहां भी जाती लोग उस पर उंगलियां उठाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मेरी ही परछाई बनकर घूमती रही। उसे लगा कि अगर वो कोशिश करती रहेगी तो एक दिन वो मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन रियलिटी उसकी सोच से बहुत अलग था। मैं उसके किसी भी एक्शन से इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसके सामने दूसरी लड़कियों के प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर ली। लिन क्यानियो के पास सिर्फ बेबस होकर मुझे आसपास की लड़कियों के करीब जाते देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। धीरे धीरे लिन क्यानियो को मुझे हमेशा लड़कियों से घिरे देखने की आदत पड़ने लगी। उसे मानना ही पड़ा कि मैंने सही कहा था। मैं कभी भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं था। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो एकदम सुन्न पड़ चुकी। मैं कितनी भी कड़वी बात कह दूं या उसे कैसी भी नफरत भरी नजर से देखूं, उसे अब दर्द फील होना बंद हो गया। वो गिनती करती रही 1 से लेकर 50 तक। सर्दियां बीत गईं, स्प्रिंग आ गया और फिर अर्ली समर आ गया। उसे लगा कि दिन ऐसे ही शांति से कटते रहेंगे, 50 से 100 तक, और शायद 101वीं बार भी। लिन क्यानियो ने कभी हार मानने का नहीं सोचा। जब उसे लगने लगा था कि वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकती है, मैं एक लड़की का हाथ पकड़े उसके सामने आ गया। मैंने हंसते हुए आसपास के लोगों को बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उस पर लिन क्यानियो को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सर पर गिर गया हो। उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया और सच जानने के लिए वो सीधा मेरे पास भागकर आने लगी। लेकिन वो मेरे पास पहुंच पाती उससे पहले ही पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। लोगों की उस दीवार के पीछे से उसने अपनी लाल आंखों के साथ पूरी जान लगाकर पूछा, क्यों? मेरी नजरें बस 1 सेकंड के लिए उस पर रुकी और मैंने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैं जवान हूं, मेरे पास पैसे हैं और बहुत सारा फ्री टाइम भी, तो मैं ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ डेट कर रहा हूं, इसमें क्या
प्रॉब्लम है? प्यार कोई बुरी चीज थोड़ी है। इस वजह से लिन कियानियो बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रही। वो बार में अकेले पीती रहती और हर रात पूरी तरह ड्रंक हो जाती। जब भी वो सुबह उठकर अपने आसपास के उस खालीपन को देखती तो वो खुद को उस दर्द में डूबने से रोक नहीं पाती। वो मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे ब्रेकअप करने की भीख मांगना चाहती, लेकिन जब भी वो मेरे पास आती और मुझे मेरी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े खुशी से हंसते हुए देखती तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। आज आखिरकार लिन कियानियो वो सब फील कर पा रही थी जो मैंने फील किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स की कोई एडवाइस नहीं सुनी। वो एक प्रॉपर एंडिंग पाने की जिद में विदेश में ही रुक गई। गर्मियों की तपिश खत्म होते होते आखिरकार लिन कियानियो को मेरे ब्रेकअप की खबर मिल गई। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मुझे दिलासा देना चाहती, लेकिन फिर से सब कुछ उसकी उम्मीदों के उलट हुआ। मेरे चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं और मैं उसे उसी नजर से देख रहा था जैसे कुछ महीनों पहले देखता था। लिन कियानियो के चेहरे की स्माइल जम गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? मैंने एक बहुत पोलाइट स्माइल दी। हमने म्यूचुअली ब्रेकअप किया है, हम दोनों की मर्जी, इसमें क्या तकलीफ है? ये सुनकर लिन कियानियो का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी बात ने उसे चौंका दिया। और वैसे भी अगर मुझे कोई तकलीफ हुई भी होती तो वो उन 2 सालों की तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था? तो फिर यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाकर फेक सिंपैथी क्यों दिखा रही? मेरी आखिरी बातों ने लिन कियानियो को बेचैन कर दिया। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं। मैं उन पुरानी बातों को एक्सप्लेन कर सकती। शेंचू बस करो, अब मुझे ये सब सुनकर इरिटेशन हो रही है। लिन कियानियो, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, ओके? अब मुझे तुम्हारी एक्टिंग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो वापस चाइना जाओ और जोयांशु और अपनी उन सहेलियों को ढूंढो, ठीक है? वो लोग खुशी खुशी तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। शोर मत करो। मेरी इन बातों से लिन कियानियो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने उसे धक्का देकर साइड किया और सीधा टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चला गया। किंग ने आसपास के सब लोगों को मेरे नाम के लिए करेक्ट कर दिया था। अब सब मुझे मेरे इंग्लिश नाम से बुलाते थे। बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ही वो लू चेंशु हूं जिसे प्रपोज किया जा रहा है। इस पॉइंट तक आते आते लिन कियानियो के प्रपोज करने के सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे। आखिरकार उसके पिछले 99 प्रपोजल्स मुझे हिला तक नहीं पाए थे। अब वो सच में बेबस हो चुकी थी। आखिर में एक दोस्त की एडवाइस पर उसे एक आइडिया आया, 100th प्रपोजल। उसने स्कूल के स्मॉल गार्डन को सिलेक्ट किया। उसने वहां एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट सेटअप किया जिसमें हमारी पहली मुलाकात का सीन बना हुआ था। उसने पेड़ों पर बहुत सारी स्टार लाइट्स लगा दी और रात में गार्डन की कैंडल्स जलाकर मुझे पास्ट की यादों में ले जाने का प्लान बनाया। मुझे धोखे से वहां बुलाने के लिए लिन कियानियो ने बहुत से लोगों की हेल्प ली और दर्जनों प्लान्स बनाए। इस बार वो मुझे पक्का यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे सच में मुझे देखकर लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और अब उसे अपनी गलती का सच में बहुत पछतावा है। सब कुछ रेडी था, लेकिन जब तय किया हुआ टाइम आया मैं वहां नहीं पहुंचा। लिन कियानियो पूरी तरह से पागल हो गई। उसने कार से हर वो जगह ढूंढी जहां मैं हो सकता था। 9 बजे का अलार्म बजा। वो अंधेरा गार्डन अचानक लाइट से जगमगा उठा। अनगिनत बलून्स हवा में उड़ने लगे। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। हवा में एक रोमांटिक पियानो म्यूजिक गूंजने लगा और डोमिनोज के गिरने की वो लगातार टिक टिक आवाज आने लगी जो अपने आप स्टार्ट हो गए थे। हर सेकंड के साथ एक डोमिनो गिर रहा था। 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक ये चलता रहा और जैसे ही आखिरी डोमिनो गिरा सारी कैंडल्स जल उठी। लेकिन लिन कियानियो को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन इंटरनेशनल नंबर था, लेकिन कॉल पिक करते ही उसने तुरंत पहचान लिया कि लाइन के दूसरी तरफ मैं था। मैंने सुना है कि तुम आज रात अपना 100th प्रपोजल करने वाली हो। अफसोस कि मैं अभी चाइना में हूँ। आई एम रियली सॉरी। लिन कियानियो ने अपने दिल के दर्द और उस बेचैनी को दबाया और ऐसा बिहेव किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कॉल किया, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं 101st और 102nd प्रपोजल भी तैयार कर सकती हूँ। उसकी आवाज में एक छुपी हुई उम्मीद थी, जैसे वो पहले ही ये सपना देख रही थी कि मैंने उसे माफ कर दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें सिर्फ 2 बातें बताने के लिए कॉल किया है। लिन कियानियो का गला सूख गया और उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। पहली बात, मैं तुम्हें एहतियात के तौर पर बता दूं कि अभी सर्दियां चल रही हैं और हवा बहुत रूखी है। अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो गार्डन की वो सारी कैंडल्स जल्दी से बुझा देना, कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए। ये सुनकर लिन कियानियो ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि एक सूखा पत्ता धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। दूसरी बात, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता था। मैं फिर से रिलेशनशिप में हूँ और ये गर्लफ्रेंड मेरी पिछली गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे प्रपोजल्स 100th टाइम पर ही रुक सकते हैं। मेरी इन कुछ नॉर्मल सी बातों ने लिन कियानियो के दिमाग में अनगिनत गूंज पैदा कर दी। एक ही पल में उसे लगा जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। उसके माथे पर एक बहुत तेज चुभने वाला दर्द होने लगा। उस भयानक दर्द में उसके शरीर में कोई जान नहीं बची। उसका फोन धड़ाम से नीचे गिरा और सीधा एक कैंडल स्टैंड पर जा लगा। कुछ ही सेकंड्स में गार्डन में बहुत तेज आग फैल गई, लेकिन उसने वहां से भागने या मदद के लिए चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की। वो एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही और उस गार्डन का एक हिस्सा बन गई। पूरी रात बीत गई। गार्डन के सारे पेड़ जलकर राख हो गए। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। फायर फाइटर्स टाइम पर पहुंच गए और उन्होंने धुएं से बेहोश होने वाली लिन कियानियो को बचा लिया। हालांकि किस्मत से उसकी जान बच गई थी, लेकिन इस आग की घटना से चिंगडा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गुस्से में था। उन्होंने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ कहा कि वो इसके लिए जिम्मेदार इंसान को नहीं छोड़ेंगे। प्राइम सस्पेक्ट होने के नाते पुलिस ने लिन कियानियो को अरेस्ट कर लिया। जब लिन फैमिली को यह खबर
मिली तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल केस था, लिन कैन्यू के लिए बिना सजा के बचना इम्पॉसिबल था। आखिरकार लिन फैमिली को अपनी आधी प्रॉपर्टी कॉम्पनसेशन में देनी पड़ी। तब जाकर चिंगडा एडमिनिस्ट्रेशन शांत हुआ। इस भयानक इंसिडेंट के कारण लिन कैन्यू को 6 महीने जेल में बिताने पड़े। उसका नाम यूरोप की ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया और उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। उसे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। जेल से बाहर आते ही उसे एयरपोर्ट भेज दिया गया ताकि उसे वापस चाइना डिपोर्ट किया जा सके। आसपास के लोगों को समर क्लोथ्स पहने देखकर लिन कैन्यू, जो अभी तक एक सपने में खोई हुई थी, उसे आखिरकार होश आया। सर्दियां बीत चुकी थीं, अब गर्मियां आ गई थी। कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। ये एहसास होते ही उसके दिल में बहुत सी फीलिंग्स उमड़ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डिसअपॉइंट थी या अकेलापन फील कर रही थी। अभी बहुत लाइफ बाकी है, दोबारा मिलने का मौका जरूर मिलेगा। लिन कैन्यू खुद को बस यही दिलासा दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि मैं स्ट्रीट क्रॉस करके बाहर आ रहा हूँ और मेरे हाथ में एक खूबसूरत लड़की का हाथ था। अपनी सहेलियों की भेजी फोटोज से वो समझ गई थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने सिर उठाया तो मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उसे हाय कहा, जो मैं नॉर्मली नहीं करता था, और फिर मैंने उसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सच बता दिया। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, मैं अभी जर्मनी ट्रिप से वापस आया हूँ। तुम तो आखिरकार बाहर आ ही गई। वक्त सच में बहुत जल्दी बीत जाता है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड मोनिका है। चाइना वापस लौटने के बाद लिन कैन्यू ने कुछ लोगों के थ्रू मुझे एक मैसेज भिजवाया था। उसने पूछा था कि क्या मैं ये सब एक्टिंग कर रहा हूँ या ये मेरा सच है। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब तक मैं लिन कैन्यू को पूरी तरह समझ चुका था। वो कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन असल में वो सिर्फ खुद से प्यार करती थी। उसके लिए मैं बस शो ऑफ करने वाला एक खिलौना था। विदेश में स्टडीज के दूसरे साल में मैंने हर मौके का फायदा उठाया और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। दिन गुजरते गए और जल्द ही मेरे 3 साल का एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं गोल्ड मेडल से भरा एक बॉक्स लेकर चाइना वापस आ गया। फ्लाइट से बाहर आते ही मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स और रूममेट्स हाथों में फूल लिए मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हैं। जहां तक लिन कैन्यू का सवाल है, मुझे पता है कि अब उसके पास मेरी लाइफ में दोबारा एंट्री करने का कोई मौका नहीं है। हम दोनों इस दुनिया की भीड़ में बस एक दूसरे के पास से गुजरने वाले 2 अजनबी हैं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।